देखो तापमान, तापमान में क्या होता है, यहाँ भी डायरेक्शन नहीं होती है। नवा कार्य, कार्य को देखना, कार्य के अंदर क्या है, जैसे कि वर्क, वर्क इसके अंदर ये नहीं होता है कि भाई काम किस दिशा का तो कोई संबंध ही नहीं है, इससे काम किया, अब काम किया में कहीं भी दिशाओं का कोई रोल नहीं होता, तो कार्य हो गया। धन, मनी, मनी के अंदर आपने थोड़ी ना देखा है कि भाई किस दिशा में मनी आ रहा है, किस दिशा में क्या है, ऐसा कुछ नहीं होता। पैसा पैसा होता है, पैसे में 100 रुपए के नोट में कहीं दिशा लिखी होती है कि इस दिशा में 100 रुपए का नोट है, इस दिशा में 50 का नोट है, कभी नहीं होता है। इसके अलावा देखो यहाँ पे 11वें नंबर पे एक आता है जिसके अंदर हम बोलते हैं बोल्टता। बोल्टता को देख लो, बोल्टता के अंदर भी कभी भी आप अगर देखोगे तो वहां बोल्टता में भी दिशा का नहीं होता है। इतने बोल्ट का झटका लगा, अब उसमें इतने बोल्ट का झटका लगा तो उत्तर में लगा दक्षिण में लगा ऐसा थोड़ी ना कहते हैं, झटका लगा, झटका लगा, झटका लगने के बाद एडमिट ही होगा आदमी सीधा। तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पे बोल्टता के अंदर भी अपन कहेंगे कि यहाँ पे डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है। इसके अलावा आ जाओ घनत्व डेंसिटी, घनत्व डेंसिटी देखो, जब आपका मास द्रव्यमान और आयतन दोनों की दोनों अगर अदिश राशियां हैं तो घनत्व स्वाभाविक है वो भी अदिश ही होगी। फिर इसके अलावा लगाओ यहाँ पे बोल सकते हैं प्रतिरोध। अब प्रतिरोध देखो, आप 20 ओम का प्रतिरोध लगाओ, चाहे 30 ओम का प्रतिरोध लगाओ, चाहे 3 ओम का लगाओ, इसके अंदर भी अपने पास डायरेक्शन का कोई रोल नहीं होता। प्रतिरोध को हम कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ राशियां होती हैं जो सदिश राशियां होती हैं, उनकी टेबल क्या दे रखी है। देखो सबसे पहले विस्थापन, विस्थापन होने में दिशा की नॉलेज होती है। भाई मैं राजगढ़ से अलवर विस्थापित हो गया, इसका मतलब मेरे पास डायरेक्शन है राजगढ़ टू अलवर, तो इस तरह का सीन बन जाता है। विस्थापन अपने पास कैसी राशि होती है, दिशा वाली राशि होती है। अच्छा, विस्थापन में परिवर्तन क्या कहलाता है, ये अपना वेग कहलाता है। तो वेग ऑटोमेटिक, जब विस्थापन जब राशि सदिश है तो 100% वेग भी कैसा होगा, फिर सदिश ही होगा। विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कर देते हैं अपन, वेग कह देंगे। अब देखो यहाँ पे त्वरण, अरे वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, तो 100% ये भी कैसा होगा, फिर सदिशी ही होगा। बल, देखो ये त्वरण के अलावा चौथे नंबर पे ये है बल। अब बल की कंडीशन देखो, फोर्स, फोर्स के अंदर भी क्या होता है, अपन ने देखा है F बराबर ma, वहां पे किसका जिक्र होता है, a, त्वरण का जिक्र होता है। अतः यह राशि भी कैसी रहने वाली है, आपके लिए सदिश रहने वाली है। उसके अलावा देखिए यहाँ पे मैं बता दूं भार, भार में अपन बोलते हैं वेट, यानी W बराबर mg, ये गुरुत्वीय त्वरण होता है। जी क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण होता है। इस वजह से ये राशि भी कैसी रहने वाली है, सदिश रहने वाली है। जहां त्वरण से रिलेटेड चीजें होंगी वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, सदिश हो जाएगी। अब यहाँ पे देख लीजिए, इसके अलावा अपन देखें, इसके बाद आता है संवेग। संवेग को भी आपने देखा होगा, P बराबर mv लिखते हैं ना। अब जब वेग आपकी सदिश है तो संवेग 100% कैसी होगी, फिर वो भी सदिश ही होगी। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को इसके अंदर शामिल किया गया है, तो एक टॉपिक और चलता है इसके अंदर, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये भी कैसी राशि होगी, सदिश राशि होगी। इस तरह से पहले पेज के अंदर ही आप सदिश और अदिश की टेबल आराम से बना सकते हो। और इसको बनाने के बाद देखो अपन ने इसमें क्या क्या देख लिया, सदिश क्या है, अदिश क्या है। प्रदिश तो अपने सिलेबस में ही नहीं है, उसको तो देखना ही नहीं है अभी। फिलहाल के लिए अपन ने एक लिस्ट बनाई जिसके अंदर सदिश और अदिश के बारे में। और यहाँ पे देखो कोई नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है। एनसीईआरटी का अगर आप ये इतना पोर्शन देख लेते हो तो लगभग यहाँ पे ये स्थिति क्लियर हो जाती है। कोई नोट्स की आवश्यकता नहीं है, बुक से ही आप पढ़ सकते हो। इन लाइनों के अंदर क्लियरली लिखा हुआ है कि कौन सी सदिश है और कौन सी अदिश है। अब देख लीजिए, अपन चलते हैं इसके दूसरे पेज पे। यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या आती है, सदिश की परिभाषा क्या होगी। इसको भी अपन ऐसे ही लिख रहे हैं सीधा सा। देखो, ऐसी राशि जिसमें परिमाण हो और क्या हो, दिशा हो। तो अपन वेक्टर के बारे में पहले लिख चुके हैं। वेक्टर क्या है अपने पास, ऐसी राशि जिसके अंदर क्या है, क्वांटिटी कैसी, जिसके अंदर अपने पास क्या है। आप शॉर्ट में ऐसा बना सकते हो, थ्योरेटिकल वहां लिखा ही है, तो आप शॉर्ट में इसमें क्या बना सकते हो, आप लिख सकते हो ऐसी राशि जिसमें क्या है, मैग्नीट्यूड है और साथ में क्या है, डायरेक्शन है। साथ में क्या है, डायरेक्शन है। ऐसी राशि हमारे पास क्या कहलाएगी, सदिश। देखो शॉर्ट अपना इस तरह से हो जाता है। हमें बता दूं, सदिश को समझने से पहले इसकी एक बेसिक डेफिनेशन और चलती है जिसके बारे में बता दूं। देखो क्या होता है, सबसे पहले हम एक चीज को पढ़ेंगे, एक दिष्ट रेखा को। क्या पढ़ेंगे, एक दिष्ट रेखा। जैसा कि डायग्राम में मैंने मेंशन किया है, एक दिष्ट रेखा। रेखा किसे कहते हैं, जो दोनों डायरेक्शन में गति करती है। क्या करती है, दोनों डायरेक्शन में गति करती है। ये एक रेखा हो गई। दिष्ट रेखा इसलिए बोल रहा हूं कि इसके तरफ दोनों तरफ की दिशाएं हैं। क्या है, दोनों तरफ की दिशाएं हैं। अब एक दिष्ट रेखा के अंदर से अगर मैं एक टुकड़ा निकाल लेता हूं, एक टुकड़ा निकाल लेता हूं, जैसे कि मैंने मान लो ए बी इस तरह से निकाल लिया है ना। या फिर देखो, एक दिष्ट रेखा से सबसे पहले मैं आपको बता दूं, टुकड़े निकालने से पहले भी एक दिष्ट रेखा में हम सबसे पहले एक दिष्ट किरण को लाते हैं। देखो कैसी हो जाएगी, एक दिष्ट किरण का मतलब हो जाएगा जो एक ही डायरेक्शन में गति कर रही है। एक ही डायरेक्शन में गति कर रही है, यानी हमारे इस तरह से देखो यहाँ पे डॉट डॉट लगाया हुआ है, इसका मतलब एरो चल रहा है। ये एक दिष्ट रेखा हो गई।
एक दिष्ट रेखा के अंदर भी हमने क्या करा, एक हिस्सा फिक्स कर दिया इसका और थोड़ा शॉर्ट कर लिया, इस डायरेक्शन में नहीं जा रहे हम, सिर्फ एक डायरेक्शन में जा रहे हैं। होगी यहाँ पे हमें क्या लेना है, एक दिष्ट रेखा यानी एक डायरेक्शन में जाने वाली है ना, दिष्ट रेखा है ये, तो ये दिष्ट रेखा है, डायरेक्शन है दो जगह, हमने एक ले ली, इसमें से रेखा से बन जाती है क्या, किरण बन जाती है, एक डायरेक्शन में जा रही है अभी। अब इसके अंदर से भी हमने इसका एक टुकड़ा ले लिया, टुकड़ा कैसे ले लिया, इस तरह से ले लिया, देखो यहाँ पे मैंने ये टुकड़ा ले लिया ए और ये ले लिया बी, ये टुकड़ा ले लिया। अब ये जो टुकड़ा ले लिया मैंने, यही देखो एल लाइन इसका आधार है, यानी एल लाइन में बहुत सारे ऐसे टुकड़े मिल सकते हैं, उसका एक आधार और उसमें से अपन ने एक टुकड़ा ले लिया। तो देखो ये टुकड़ा जो लिया है जिसके दोनों सिरे फिक्स कर दिए गए, निश्चित कर दिए गए, जिसके दोनों सिरे फिक्स कर दिए जाए, ऐसी लाइन बन जाती है रेखाखंड। क्या बन जाती है, रेखाखंड। तो ये चीज बन जाती है अपने पास एक दिष्ट रेखाखंड। हम क्या पढ़ेंगे, एक दिष्ट रेखाखंड। और हमारा देखो एक दिष्ट रेखाखंड, तो ऐसी कंडीशन में हम देखेंगे इसका आधार तो एक लाइन है और उसमें एक डायरेक्शन भी मिल रही है, तो एक दिष्ट रेखाखंड यानी ये इस तरह का टुकड़ा ए बी ही हमारे लिए क्या काम करेगा, एक सदिश का काम करेगा। किसका काम करेगा, एक सदिश का काम। ज़्यादा इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक रेखा दिष्ट रेखा कहलाती है, ये दिष्ट रेखा का साइन हो गया, इसमें से ये टुकड़ा काट दिया और यही टुकड़ा इसको डिनोट कर दिया किससे, ए वेक्टर से, तो ये हमारे लिए किसका काम करता है, वेक्टर का काम करता है। तो वेक्टर को समझने के लिए आप ये परफेक्टली समझ लो कि क्या होता है, रेखा दोनों डायरेक्शन में जाती है, वहां से हमने किरण बनाया, किरण मतलब एक डायरेक्शन में जा रही है जो, और उसके अंदर भी अगर हमने एक टुकड़ा ले लिया, या फिर सामान्य भाषा में कह दूं दिष्ट रेखा का एक छोटा सा टुकड़ा, जिसके अंदर देखो डायरेक्ट इस टुकड़े को करने पर ये वाली डायरेक्शन फॉलो होती नजर आई अपन को, इधर भी जा सकती थी ना ये, तो पर मैंने ये वाली डायरेक्शन लिया तो ए बी वेक्टर, अगर वो वाली डायरेक्शन लेता तो बी ए वेक्टर हो जाता। तो एक दिष्ट रेखाखंड का देखो ऐसे बोल सकते हैं, एक दिष्ट रेखाखंडी क्या है, सदिश है। दिष्ट रेखाखंड कौन है, दिष्ट रेखा का एक टुकड़ा, वो है दिष्ट रेखाखंड, और दिष्ट रेखाखंडी क्या कहलाता है, सदिश कहलाता है, जिसको हमने इस तरह से डिनोट कर दिया। तो यहाँ पे कुछ लिखने वाली बात तो 1% ही नहीं है, शॉर्ट में बोल सकते हो वेक्टर वो है, यहाँ से ये टॉपिक स्टार्ट है, और वेक्टर किसका ऐसा था, दिष्ट रेखा का। और एक दिष्ट रेखाखंड इसका शुद्ध ट्रेडिशनल नेम है जिसे हम वेक्टर बोलते हैं। और वेक्टर का मतलब ऐसे लंबाई वाला एक टुकड़ा, रेखाखंड है तो लंबाई होगी ना, निश्चित लंबाई, तो ऐसा एक टुकड़ा जिसमें निश्चित लंबाई का मतलब परिमाण हो गया और डायरेक्शन अलग से हो गई। तो डायरेक्शन और परिमाण जब, यानी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चीजें जब मिल जाती हैं तो वो चीज क्या बन जाती है, वेक्टर। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया कि भाई ए बी लंबाई वाला और ए टू बी डायरेक्शन वाला क्या है, हमारे पास एक जो परिमाण और एक तरह से दिशा वाला जो चीज है, रेखाखंड है, जो भी है, वो चीज क्या बन जाती है अपने लिए, वेक्टर बन जाती है। अब खास तौर से मैं आपको बता दूं, इसमें एक चीज ध्यान रखने वाली बात है, इसमें दो पॉइंट होते हैं। एक पॉइंट जो यहाँ पे दिख रहा है ना, ये देखो यहाँ एरो इससे जा रही है, ए टू बी जा रही है, कैसे जा रही है, ये ए टू बी जा रही है। ए वाला जो पॉइंट होता है ना, इसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट जिसको हम इनिशियल पॉइंट भी कह सकते हैं, यानी प्रारंभिक बिंदु भी कह सकते हैं। और यहाँ पे देखो बी इसका क्या होता है, टर्मिनेटिंग पॉइंट होता है। क्या होता है, टर्मिनेटिंग पॉइंट, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, अंतिम बिंदु बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, अंतिम बिंदु बोल सकते हैं। अतः यहाँ पे हमारे पास सदिश के बारे में बेसिक जानकारी हो गई, इसके एग्जाम्पल्स हो गए, और इससे आगे चलते देखो अपने पास क्या है। देखो इसके बाद हमने पढ़ा है स्थिति सदिश के बारे में। तो मैं बता दूं, स्थिति सदिश का जो अपना टॉपिक दे रखा है, इसको और अपन इजी गोइंग समझ लेते हैं क्या है। वैसे डायग्राम इसके अंदर बनाया हुआ है, और यहाँ पे मैं बता दूं कि पूरे ब्रह्मांड में कोई भी प्लेनेट है, उस प्लेनेट को किस तरह से बताया गया है। कोई ग्रह है तो उसको कैसे बताया गया है कि भाई सूरज से पृथ्वी की दूरी, सूरज से बुध की दूरी, सूरज से बृहस्पति की दूरी, यानी हर काम में सूरज से दूरी को डिसाइड किया गया है। इसका मतलब है पूरे अंतरिक्ष को अगर त्रिविमीय माना, जो अंतरिक्ष है त्रिविमीय है, अगर उसकी कल्पना की जाए तो वहां पे एक प्रमुख मतलब एक तरह से एक रेफरेंस पॉइंट होता है, वो क्या है, उसका सूरज, यानी उसकी लोकेशन किससे बतानी है अपन को, सूरज से बतानी है। वैसे ही क्या होता है 3D में किसी बिंदु को जब हम दर्शाते हैं तो उसके लिए रेफरेंस पॉइंट किसका काम करता है, मूल बिंदु का काम करता है। तो यहाँ पे किसी भी डायरेक्शन को अगर 3D के अंदर अपन दर्शाएंगे, ये टॉपिक अपन ने 11वीं में पढ़ी लिया है, 3D के अंदर दर्शाएंगे, तो मैं आपको बता दूं क्लियरली, यहाँ पे कुछ इस तरह का बनेगा। देखो जैसे कि बुक के अंदर ये वाई बोला हुआ है, चलो इसको वाई ले लेते हैं ताकि दिक्कत अपन को नहीं आए। और यहाँ पे बता दूं जैसे कि ये वाला हिस्सा, इस पे 90 डिग्री ये है, और एक ये इस तरह से होता है 3D के अंदर। कैसा होता है ये, इस तरह से होता है। जैसे घनाभ के जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है ना, उस डायरेक्शन में होता है, पर इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग कैसा लेते हैं, इस तरह से लेते हैं। यहाँ मैं बता दूं कि मैंने जो ये डायग्राम बनाया है, इसके अंदर देखना,
ये y हो गया, ये ऊपर वाला किससे व्यक्त कर रहा है, देखो ये वाले को x से व्यक्त कर रहा है, और यहाँ वाला क्या हो रहा है अपने लिए z हो रहा है। यहाँ पे थोड़ा इस डायग्राम को इस तरह से बनाया गया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी डायरेक्शन में आप x लो, y लो, z लो, यहाँ पे किसी भी डायरेक्शन में ले सकते हैं। हम बुक के अकॉर्डिंग थोड़ा सोच रहे हैं इसके अंदर। देखो बुक के अकॉर्डिंग सोच रहे हैं तो सबसे पहली बात तो ये तीनों जहां पे मिलते हैं, यानी मैं कह दूं x y z परस्पर क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। ये 3D में पढ़ाया अपन ने, और ये लंबवत होते हैं, तो जिस बिंदु पर ये प्रतिच्छेद करते हैं इनका उभयनिष्ठ बिंदु होता है, वही क्या कहलाता है, मूल बिंदु कहलाता है। और इस मूल बिंदु को O से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाते हैं, निर्देशांक 0 0 हो जाते हैं। तो देखो सबसे पहले किसी भी बिंदु को यहाँ पे वेक्टर में, और इससे अगली वाली है 3D, इसके अंदर अगर हम व्यक्त करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आपको किसी बिंदु की स्थिति का अवलोकन होना चाहिए कि ये बिंदु P है जिसके निर्देशांक x y z है, तो वो कहाँ पड़ा हुआ है, वो मूल बिंदु से कितना दूर है, ये सारी चीजें इसके बारे में पता होनी चाहिए। और हमने भी माना कि ये मूल बिंदु से कहाँ है, ये देखो ये बिंदु P है, ये बिंदु P है जिसके निर्देशांक क्या है, x y z है। तो मैं बता दूं कि सबसे पहले अपन इसके अंदर एक काम कर सकते हैं, अगर हम इसको वेक्टर के रूप में व्यक्त करें तो वेक्टर के रूप में देखो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये इसको बोलेंगे OP वेक्टर, इसका प्रारंभिक बिंदु O जाएगा और जो अंतिम बिंदु है, टर्मिनल पॉइंट है, वो क्या हो जाएगा, P वेक्टर हो जाएगा। अब बेसिकली ये कैसा है, OP वेक्टर यानी P बिंदु है वो मूल बिंदु से x की डायरेक्शन में तो x पे है कोऑर्डिनेट पे, y की डायरेक्शन में y दूर है, और जेड एक्सिस की तरफ कितना दूर है, जेड दूर है। तो यहाँ पे इसकी लोकेशन क्या हो जाती है कि कोई भी बिंदु अंतरिक्ष में कहाँ लटका हुआ है, एक्स वाई जेड पे लटका हुआ है। इसके एक्स एक्सिस का निर्देशांक x है, y वाले पे y है, और z पे z है। यहाँ x y z में आपको कोई ना कोई गणितीय संख्याएं दे करके बहुत सारे बिंदुओं का अवलोकन आसानी से कराया जा सकता है। अब बता दूं ये वेक्टर बना दिया मैंने इसमें OP वेक्टर। अब OP वेक्टर को एक नाम दे दिया गया ऑफिशियली R वेक्टर। किससे व्यक्त कर दिया इन्होंने, R वेक्टर से। तो हमारे सामने क्या आता है, इसका स्थिति सदिश निकालने का क्या तरीका है, हम स्थिति सदिश को कैसे निकालेंगे, तो मैं बता दूं आपको, कोई भी बिंदु है, बिंदु P का मूल बिंदु के सापेक्ष, यानी कोई भी इसमें बिंदु देंगे उसका आप मूल बिंदु से कांटेक्ट करोगे, मूल बिंदु के सापेक्ष उसके स्थिति सदिश को पहले निकालोगे। तो मूल बिंदु के सापेक्ष जो स्थिति सदिश है, मूल बिंदु के सापेक्ष जो स्थिति सदिश है, तो देखो उसको अपन कैसे कह सकते हैं, इसको बोलेंगे हम किससे, कनेक्शन कर दो किसी भी पॉइंट का मूल बिंदु से, तो उसका प्रारंभिक बिंदु तो O ही रहेगा, और अंतिम बिंदु जो जिस बिंदु पे आप देख रहे हो वो, जैसे यहाँ P है तो P, A होता तो OA, और B होता तो OB। इसका मतलब है O से चालू B तक जा रहा है, O से चालू A तक जा रहा है, O से चालू P तक जा रहा है, तो इसको बोलते हैं किसी भी बिंदु का उसके सापेक्ष स्थिति सदिश। अब इसके अंदर होता क्या है, देखो मैं बता दूं, जैसे कि स्थिति सदिश निकालने का सीधा तरीका है कि वो मूल बिंदु के डायरेक्शन दे रखे हैं, और आपको एक चीज थोड़ा और समझना जरूरी है इसके अंदर कि अगर हम देखें OP वेक्टर को हम निकालें तो सबसे पहले हम OP वेक्टर का परिमाण निकालें। दो चीजें होती है ना इसमें, सबसे पहले परिमाण निकालें, तो OP वेक्टर के परिमाण को इस तरह से व्यक्त किया जाता है। किस तरह से व्यक्त करते हैं, OP वेक्टर पे मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, ये OP वेक्टर का परिमाण कहलाता है। जाहिर सी बात है 11वीं क्लास तक आपने जो सीखा है वो इसका मतलब OP की लंबाई है। परिमाण क्या होता है, OP की लंबाई। और ये क्या है, OP की, हमारे सामान्य भाषा में वेक्टर हटाऊं अगर इसकी OP की लंबाई देखूं तो OP की क्या है, ये दूरी है। क्या है, ये दूरी है। और दूरी सूत्र का प्रयोग करके आप आसानी से इसको निकाल सकते हो। कैसे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र। तो कैसे करते थे, x2 माइनस x1 करते थे, यहाँ पे ये ऐसे करते थे, फिर क्या करते थे, y2 माइनस y1 कर देते, और ऐसे ही क्या कर देते थे अपन, z2 माइनस z1 कर देते थे। तो इस तरह से हमें आसानी से इनके बीच का क्या मिल सकता है, दूरी मिल सकता है, और यही इसका क्या कहलाएगा, परिमाण कहलाएगा। तो जरा देखिए हमारे को दूरी क्या मिल जाता है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर। और इसी दूरी को अपन किससे व्यक्त कर सकते हैं, जब वेक्टर को अपन आर वेक्टर से व्यक्त कर रहे हैं तो इसकी दूरी को किससे व्यक्त कर सकते हैं, आर से व्यक्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमने इसके अंदर क्या देखा, मूल बिंदु के सापेक्ष जो स्थिति सदिश होगा उसको तो हम किससे व्यक्त करेंगे, ये तो भाई हमारा OP वेक्टर होगा। और देखो किसी निर्देशांक से सदिश बनाने का एक तरीका है सीधा सा, मूल बिंदु के सापेक्ष जब स्थिति सदिश निकालते हो तो मैं बता दूं इसके अंदर क्या होता है, उसी तरह से कॉन्सेप्ट लगता है, x2 माइनस x1 आई कैप हो जाता है। आई कैप क्या होता है मैं बता दूं, यहाँ पे अपन ने जब ये मैग्नीट्यूड निकालना सीख लिया तो हम इसके अंदर एक चीज और सीख सकते हैं, इसका एकांक सदिश कैसे निकाला जाए, यूनिट वेक्टर कैसे निकाला जाए। तो देखो यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, ये अपन फिजिक्स में ही पढ़ चुके हैं। यूनिट वेक्टर मतलब एकांक सदिश, और एकांक सदिश के लिए आप सीधा सा आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा। एकांक सदिश जैसे कि मान लो कोई वेक्टर हमारे पास क्या है, लेट ए वेक्टर हमारे पास क्या है, कोई वेक्टर है,
तो इसके एकांक सदिश को कैसे व्यक्त कर सकते हैं? ए कैप से। कैसे व्यक्त कर सकते हैं? एकांक सदिश को ए कैप से व्यक्त कर सकते हैं। और ये ए कैप निकालने का सीधा सा फंडा है। इसके अंदर क्या करते हैं हम, किसी वेक्टर में उसी के परिमाण का भाग लगा देते हैं। क्या कर देते हैं? उसी के परिमाण का भाग लगा देते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं, कोई वेक्टर मैंने ऐसे लिखा 2i 3j और 4k। तो देखो सामान्य सा तरीका है ए कैप निकालने का, और ए कैप निकालने का सीधा सा एक तरीका है अपने पास कि अपन क्या करेंगे, इसी वेक्टर में क्या करेंगे, इसके परिमाण का भाग लगा देंगे। अब इसका परिमाण कैसे निकलता है, देखो जरा यहाँ पे देखा है अपन ने। अगर उसके निर्देशांक x y z हैं तो परिमाण कैसे निकलता है, x का स्क्वायर y का स्क्वायर z का स्क्वायर जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पे भी अगर यही काम कर लूँ तो क्या आ जाएगा, देखो 2 पे स्क्वायर, फिर करूंगा 3 पे स्क्वायर, फिर करूंगा 4 पे स्क्वायर। तो मेरे पास क्या बन जाएगा, 2i 3j और ये क्या है 4k। इस वेक्टर के नीचे अपन क्या लिख देंगे, ऐसे ही देखो, 2 का मतलब 4, 3 का मतलब 9, 4 का मतलब 16, 16 और 4 20 और 9 कितने हो गए, 29। तो यहाँ पे ये वाला इसका क्या कहलाता है, एकांक सदिश कहलाता है। तो मैं बता दूं, यहाँ पे एकांक सदिश है और इसका अगर परिमाण ले लिया जाए, इसी का अगर परिमाण लेके देखो, है तो सदिश ही है, अब इसी का परिमाण लेके देखूं तो हम इसको देखो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे लगाते हैं अपन क्या, मॉड। क्या लगाएंगे, यहाँ पे मॉड लगाएंगे। और एकांक सदिश का जब अपन लेके देखेंगे तो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। आप इसको साधारणतः कैसे कर सकते हो, जैसे कि ये इसका 2/√29 आई कैप, यानी आई कैप का गुणांक हो गया, ये 3/√29 जे कैप का गुणांक हो गया, और 4/√29 के कैप का गुणांक हो गया। जब इसके अंदर आप दूरी, जैसे मतलब इसके जो अपन कहते हैं एक तरह से मैग्नीट्यूड निकालने का जो फॉर्मूला है इसके अंदर लगाएंगे तो वाकई अपन को क्या मिल जाएगा, देखो 2 का स्क्वायर वही 4 होगा, 3 का क्या हो जाएगा अपने पास 9, और 4 का कितना हो जाएगा 16। तो कुल मिलाकर के √29/√29 इसका इकाई सदिश है, तो इसका परिमाण क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो मोस्टली बता दूं कि ए कैप क्या आता है, हमेशा 1 आता है। फिलहाल आपको इतना सीखना है, देखो ये कैसे इसका हम एक तरह से मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं किसी भी बिंदु का, और उसका स्थिति कैसे होता है मैं बता दूं। सामान्य तौर पे याद रखना आप, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में इसमें इकाई सदिश होता है आई कैप, और ऐसे ही वाई की डायरेक्शन में इसका इकाई सदिश होता है जे कैप, और जेड की डायरेक्शन में इसका इकाई सदिश होता है के कैप। तो किसी का भी अगर आप स्थिति सदिश बनाना चाह रहे हो तो उसके अंदर आप क्या लगा सकते हो, जिस भी बिंदु का निकाल रहे हो, एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप, इस तरह से आप उसको आसानी से व्यक्त कर सकते हो। तो कोई भी बिंदु ले लीजिए, जैसे आपने इसकी जगह 2 3 4 लिया तो 2i 3j 4k, इस तरह से इसका स्थिति सदिश बना सकते हो। अब देखो यहाँ पे क्या करते हैं, मोस्टली हम एक चीज और एक टॉपिक और समझते हैं, ये चीज आप वापस समझोगे एक बार 3D के अंदर। यहाँ पे एक टॉपिक और समझ सकते हैं, यहाँ पे एक वर्ड बोला गया है डायरेक्शन कोसाइन। मैं बता दूं डायरेक्शन कोसाइन का मतलब क्या है। एक तरह से ये जो डायरेक्शन कोसाइन वर्ड है इसका मतलब सीधा सा है दिक् कोज्जाएं। क्या कह रहा है ये, दिक् कोज्जाएं। और दिक् कोज्जाओं के अंदर मैं बता दूं कि दिक् कोज्जाओं का मतलब है सीधा सा कॉस वाले मान। कौन से मान, कॉस वाले। तो देखो यहाँ पे एक एज्यूमिनेशन की गई है और डायग्राम भी बनाया गया है, और डायग्राम के अंदर एक चीज बताई गई है, देखो अपन को डायग्राम के अंदर एक चीज बताई गई है जिसको अपन देखो ऐसे समझ सकते हैं। यहाँ डायग्राम है, अपन इसमें एक डायग्राम बना लेते हैं खुद से। देखो ये बुक का दे रखा है, अपन ने एक डायग्राम बना लिया, जैसे कि सपोज दैट ये वाला अपना x है, ये वाला अपना y है, और ये वाला एक्सिस अपना क्या हो गया, z हो गया। अब इसके अंदर बता दूं कोई ये मूल बिंदु हो गया, और इस मूल बिंदु के पास में यहाँ पे कोई P पॉइंट ले लेता हूँ मैं, जिसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाते हैं, x y z हो जाते हैं। अब ये P पॉइंट लेने के बाद देखो सामान्यतः अपन क्या कर लेते हैं, इसके अंदर ये P पॉइंट लेने के बाद मैं बता दूं इसको अपन ने ज्वाइन कर लिया, ये अपना OP वेक्टर हो गया, जिसको अपन क्या बोल रहे हैं, ये OP वेक्टर हो गया, इसको अपन बोल सकते हैं ये अपना है R वेक्टर या OP वेक्टर। मैं बता दूं अगर मेरे से कोई बोले OP की जो लंबाई है, OP लंबाई है वो कितनी है, R है, क्योंकि ये OP लंबाई OP का मैग्नीट्यूड कहलाती है। अब यहाँ पे देखो इस तरह से है, तो ये एक्स एक्सिस के साथ एक कोण का निर्माण कर रही है। देखो यहाँ पे एक्स एक्सिस के साथ ये कोण का निर्माण कर रही है, और ये कोण कौन सा बना रही है, ये बना रही है अल्फा कोण। और अल्फा कोण क्या हो जाएगा, एक्स अक्ष की धनात्मक, एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा से बना कोण, एक्स अक्ष की कैसी, धनात्मक दिशा से बना कोण। ऐसे आप औरों को भी बता सकते हो, जैसे कि बीटा है वो क्या हो गया, y अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ बना कोण, और ऐसे ही गामा क्या हो जाएगा आपका, z अक्ष की दिशा के साथ बना कोण।
तो इस तरह से अपन इसको व्यक्त कर सकते हैं, वाई अक्ष की दिशा के साथ जेड अक्ष की दिशा के साथ बने कोण है ये। तो देखो इसको ऐसे बता सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज बनते हैं अपने कोण तो सारे। तो देखो यहाँ पे ये अगर इससे अपन ने रिप्रेजेंट कर दिया तो अपन कह सकते हैं देखो ये एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा से इसने बनाया कोण, और ये वाला कोण क्या हो गया अपने पास, बीटा हो गया। और ऐसे ही एक और एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा से कोण बनेगा। यहाँ पे बता दूं कि मैं यही एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा को ले जाते हुए एक कोण और बनाते हैं अपन जेड वाले के साथ, और इसको हम बोल देते हैं गामा। तो ये अपने पास 3 तरह के कोण का निर्माण इसके अंदर होता है। अब मैं बता दूं कोण है ना इसके रिवर्स में ही बनते हैं क्लॉकवाइज, पर उसका अध्ययन हम करेंगे 3D के अंदर। अभी अपन जितने काम की बात है वो सीखेंगे। तो यहाँ पे एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ ये कोण बना रहे हैं। तो देखो इसके अंदर बोला क्या गया है, इसके अंदर ये बोला गया है कि हमें जो चीजें निकालनी है वो क्या निकालनी है। देखो मोस्टली सबसे पहले हमें डायरेक्शन कोसाइन को समझना है, और डायरेक्शन कोसाइन को समझाने के लिए मैं ये वाली फुटेज थोड़ी सी इसके अंदर से ले रहा हूं। यहां पे देखिए ये वाला एक्सिस है अपना एक्स है, ये आपका ओपी हो गया, और इस डायरेक्शन में देखो ओपी की एक्स अक्ष पे डालेंगे लंब, तो ये वाली जो आ रही है वो आ रही है एक्स, ये दूरी आ रही है एक्स। और अगर ये दूरी x आ रही है तो इसको देखना जरा एक बार, ये दूरी x हो गई, OP की जो लंबाई है वो है r, और ये वाली दूरी है वो क्या है x है इतनी। अब आप देखो यहाँ पे ये कोण बना रहा है अल्फा, और यहाँ से अगर ये लंब डालते हैं, प्रक्षेप डालते हैं इसके अंदर, तो ये कितने डिग्री का आता है, देखो यहाँ पे ये आ रहा है अपने पास 90 डिग्री। तो आप देखो 90 डिग्री के सामने की भुजा को क्या बोलते हैं हम, कर्ण। क्या क्या करिए, ये हो गया कर्ण। अब देखो अल्फा के सामने वाली जो बनेगी वो क्या बनेगी, लंब, और यहां पे जो बच गई वो क्या बनेगी, आधार यानी बेस, ये बच जाएगी। अब यहां पे इसने बोला डायरेक्शन कोसाइन निकालने, इसका मतलब क्या निकालना है अपन को, कॉस अल्फा। तो कोस अल्फा क्या हो जाता है, कोस अल्फा को बोलते हैं, कोस का मतलब होता है आधार बटे कर्ण, तो हम बोल देंगे x बटे आर। ऐसे ही हम कोस बीटा निकाल सकते हैं, देखो बीटा निकाल सकते हैं। तो देखो इसी को अज्यूम कर लो, परिमाण का क्या लग रहा है, भाग, और बीटा किसका कोण है, y वाले का, तो ये हो जाएगा y अपॉन आर। और इसी तरह से अपन सोच सकते हैं कि गामा वाले का क्या रहा होगा, सबके डायग्राम बना के नहीं देखेंगे, एक डायग्राम से समझेंगे अपन। तो ये हो जाएगा z बटे आर। तो मैं बता दूं कॉस अल्फा इसका क्या कहलाता है, दिक कोसाइन कहलाता है, कोस अल्फा, कोस बीटा और कोस गामा। अब कैसे निकालेंगे ये समझो, कि अगर यहाँ पे कोई बिंदु एक्स वाई जेड दे रहा है और इसके डायरेक्शन कोसाइन निकलवा रहा है, इसका मतलब इसके एक्स वाली जो रीडिंग है, कोऑर्डिनेट है, उसमें इसके परिमाण का भाग लगाना है, जो कि अपन ने वहां निकाला, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो हमारे पास आराम से क्या आ जाएंगे, इसके डायरेक्शन कोसाइन दिक भुजाएं आ जाएंगी किसी भी बिंदु की। सेम कहानी देखो कोस बीटा का y अपॉन आर, यानी y वाले जो कोऑर्डिनेट होता है उसमें किसका भाग लगाना है, इसके परिमाण का, और सेम z वाले में इसके परिमाण का भाग लगाना है। अब आपको बता दूं तथा करके कि कोस अल्फा को हम बोलते हैं क्या, l, इसको संकेत में क्या बोलते हैं, m, और इसको संकेत में बोलते हैं n। तो यहाँ पे देखो अपन इसको आराम से समझ सकते हैं कि कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा, यही सारे हमारे क्या कहलाएंगे, डायरेक्शन कोसाइन। क्या कहलाएंगे, डायरेक्शन कोसाइन। अब ये डायरेक्शन कोसाइन कहलाएंगे। तो मेरी बात सुनो, ये दिक कोजाएं हो गई, तो इसमें एक टॉपिक और चलता है, देखो अपन देखते हैं इसको आगे। यहां पे देख लो ये वाली चीजें इसने बताई हुई है, कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा, ये सारे पी बिंदु के डायरेक्शन कोसाइन हो जाएंगे। और यहाँ पे एक लाइन लिखी गई है जिसको मैं बता दूं, देखो दिक कोसाइन के समानुपाती राशि। देखो क्या क्या निकाला है अपन ने, कोस अल्फा जिसको बोला है x अपॉन आर, जिसको बोल दिया l, फिर बोला है कोस बीटा, इसको बोला है y अपॉन आर, और इसको क्या बोल दिया m। ऐसे ही बोला है कोस गामा, और इसको क्या बोला है अपन ने, z बटा आर, यानी इसको बोला है n। तो ये जो l m n है ना, ये l m n है। अगर इसमें अगर अपन थोड़ा सा सेंस लगाएं तो इसको ऐसे नहीं बोल सकते कि x बराबर एल आर, ऐसे ही y बराबर क्रॉस कर दो इसका, ये हो जाएगा एम आर, और ऐसे ही क्या बोल देंगे, z बराबर क्या हो जाएगा, एन आर। तो यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है, दिक कोसाइन के समानुपाती राशि, दिक कोसाइन, कोसाइन के समानुपाती राशि, समानुपाती राशि कौन कौन सी आ गई, देखो एक हो गई एल आर, एक हो गई एम आर,
और एक हो गई एन आर, ये हो गई एल आर एम आर एन आर। ये आर वेक्टर के क्या कहलाते हैं? समानुपाती राशि। आर वेक्टर के क्या कहलाते हैं? दिक् अनुपात। क्या कहलाते हैं? दिक् अनुपात। इसके बारे में और भी जानेंगे 3D के अंदर। यहाँ जितने काम की बात है उतनी सीखें, यहाँ पे ज़्यादा लफड़ा नहीं करना है, क्योंकि 3D के अंदर देखेंगे तो वहाँ ज़्यादा फायदा रहेगा। बाकी क्या है, वहाँ पे देखेंगे अपन दिक् अनुपात अनंत होते हैं कि एक होते हैं। दिक् कोसाइन में भी कोण कितने तरह के बनते हैं, धनात्मक ऋणात्मक दोनों तरह के। अभी यहाँ पे इतना ही काम कर रहे हैं अपन। तो देखो इनको ए बी सी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे करते हैं? ए बी सी से। ये एनसीईआरटी कर रही है इनको प्रतीक रूप में ए बी सी से। और एक तरह से कह दूं कि अगर इन्हें ए बी सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ये ही अपने क्या हैं? दिक् अनुपात होंगे। तो दिक् अनुपात को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? देख लो, एक तो फॉर्म ये हो गई, रेखी हो गई। अब मैं आपको ढाई टप्पे की एक बात बता दूं इसके अंदर, कि मान लो कोई भी बिंदु आपको दे दिया जिसके निर्देशांक ऐसे दे दिए ए बी सी, तो बताओ इसका सदिश क्या बनेगा? ए आई बी जे और क्या बनेगा? जेड के। तो मेरी बात को सुन लेना, जो ये ए है, जो ये निर्देशांक का बी है और ये सी है, यानी ये ए बी सी, ये सी, ये जो सी है, तो ये यहाँ पे ए बी सी है, ये कहलाते हैं क्या? दिक् अनुपात। और सुन लो यहाँ पे जो ये इस तरह से दे दे अपन कि भाई इनमें इनके परिमाण का भाग लगा दें। जैसे कि इनका परिमाण क्या आएगा? इस ओपी वेक्टर का अगर परिमाण देखें अपन, ओपी वेक्टर की अगर लंबाई को निकालने की कोशिश करें, ओपी वेक्टर की लंबाई को निकालने की कोशिश करें, तो ये ओपी वेक्टर का परिमाण या लंबाई क्या आता है? सीधा सा हिसाब है, आई के गुणांक का स्क्वायर कर लो, सीधा सा आप तो जे के गुणांक का स्क्वायर कर लो, और ऐसे ही किसका कर लो? के गुणांक का स्क्वायर कर लो। तो देखो ये दिक् को जाए क्या हो जाती है? यही कह रहे हैं, इनके निर्देशांक बटे परिमाण। तो परिमाण कितना है? मैं इसको देखो, इसको ओपी बोल दूं, इसको क्या बोल दूं? ओपी बोल दूं। इस यूनिट को मैं क्या बोल रहा हूं? ये पूरा ओपी कहलाता है। और अगर इसको मैं आर वेक्टर बोल देता हूं तो ये पूरा क्या कहलाता है? आर। तो देखो यहाँ पे ए बटा आर, ये इसकी डायरेक्शन कोसाइन हो गई। ऐसे ही बी बटा आर, ये इसकी डायरेक्शन कोसाइन हो गई। और ऐसे ही एन वाले पे सी बटा आर, ये भी इसकी क्या हो गई? डायरेक्शन कोसाइंस हो गई। तो इस तरह से देखो हम आसानी से इसको आराम से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमें इसमें कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, आराम से इसके डायरेक्शन कोसाइन निकल सकते हैं। कोई भी बिंदु दे आप आराम से निकाल सकते हो। अभी कुछ एग्जांपल देखेंगे, उनसे और क्लियर हो जाएगा ये। अब देखो इसमें आते हैं सदिश के प्रकार। ये पढ़ेंगे टाइप ऑफ वेक्टर। अब ये टाइप ऑफ वेक्टर है, उसको समझना इसके अंदर क्या है। सबसे पहले आ रहा है जीरो वेक्टर। क्या आ रहा है? जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर मतलब शून्य सदिश। देखो इसकी एक सीधी सी परिभाषा है, एनसीईआरटी ने दी है, आप हिंदी में ऐसे लिख सकते हो इसको। इसमें क्या बोला गया है? यहाँ पे बोला गया है एक ऐसा सदिश जिसके प्रारंभिक व अंतिम बिंदु संपाती हो। हमारे वेक्टर का जो गोल होता है वो क्या है कि प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु डायरेक्शन के साथ जाता हुआ नजर आता है। अब किसी का प्रारंभिक ही अंतिम हो जाए, यानी देखो अभी तक तो अपन कैसे बना के आते हैं कि अपना ये वेक्टर है ए बी वेक्टर, देखिए जरा आप, ये इसका अंतिम बिंदु बी बना दिया, ये इसका अंतिम बिंदु अपन ने बी बना दिया, तो ये क्या है? अपना ए बी वेक्टर है। अगर मैं यूं कह दूं कि इसका बी बराबर ए हो जाए, प्रारंभिक बिंदु ही संपाती हो जाए, तो देखो ये वेक्टर किस तरह से डिफाइन होगा? एक ही बिंदु हो जाएगा, दो नहीं होंगे। और ये या तो ए वेक्टर कहलाएगा, ये ए बी वेक्टर कैसा हो जाएगा? ए वेक्टर कहलाएगा, या फिर क्या कहलाएगा? ये बी बी वेक्टर कहलाएगा। इसके प्रारंभिक और अंतिम बिंदु संपाती हो जाते हैं, तो ऐसा वेक्टर क्या कहलाता है? शून्य सदिश। और इसको अपन सामान्य तौर पे बोलते हैं, इसका कोई मैग्नीट्यूड नहीं होगा, इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा अपने पास? जीरो आएगा। तो देखो यही बताया गया है, इसे ए डैश या बी बी डैश से शून्य सदिश को निरूपित किया जाता है। तो ये भी अपने पास ज़्यादा कोई इसके अंदर काम नहीं है, डीपली आप परिभाषा पढ़ लो और इस तरह के स्ट्रक्चर को देख लो। यानी इसके अंदर कोई डायरेक्शन, कोई दो बिंदु नहीं मिलेंगे, एक ही बिंदु मिलेगा। ए और बी कैसे हो जाते हैं? संपाती। पूछा कैसे जाता है कि बोलेंगे अगर किसी वेक्टर के प्रारंभिक और अंतिम बिंदु संपाती हो जाएं तो कौन सा वेक्टर कहलाएगा, ऐसे पूछेंगे वो। तो आपको ये डेफिनेशन ऐसे पता होनी चाहिए। बाकी का देखिए इसके अंदर क्या बोला गया है मात्रक सदिश के बारे में। मात्रक सदिश को समझ लो, और मैं आपकी बार इसमें एक एग्जांपल दे ही देता हूं। देखो यूनिट वेक्टर अपन ने पहले भी पढ़ा था, सीधा सा हिसाब है। इसकी परिभाषा क्या है? ऐसा सदिश जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाए, परिमाण क्या हो जाए, एक हो जाए।
ऐसा सदिश ले आओ जिसका परिमाण क्या हो जाए, एक हो जाए। और मान लो कि अपने पास ए वेक्टर कोई सदिश है, तो इसके परिमाण को हम कैसे व्यक्त करते हैं, ऐसे इसके परिमाण को व्यक्त करते हैं, तो इसका परिमाण क्या आएगा, एक आएगा, ऐसे समझे। अब इसका मतलब समझो यूनिट वेक्टर का परिमाण, यानी देखो यूनिट वेक्टर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं अपन, ए कैप से। तो इसका मतलब सीधा सा ए कैप का ये फॉर्मूला आपको अच्छे से याद रख लेना है। अगर किसी सदिश के अंदर तो हम क्या कर दें, उसी के परिमाण का भाग लगा दें तो यूनिट वेक्टर हमें मिल जाते हैं। अब इस एक्सपेरिमेंट को अगर आप करना चाह रहे हो तो अपन इसके लिए देखो एक एग्जांपल ले सकते हैं। एग्जांपल कैसे ले रहे हैं, देखो आप जरा। यूनिट वेक्टर के लिए अपन ने बोल दिया ए वेक्टर है अपने पास आई कैप, जे कैप, के कैप। ये एग्जांपल एक तरह से सवाल है, सवाल इसमें ऐसे ही मिलेंगे। बताओ इसके अंदर क्या लिखेंगे हम, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप अगर ये है तो देखो ए कैप निकालने का सीधा सा तरीका है, इसमें इसके परिमाण का भाग लगाया जाता है। अब मैं बता दूं आपको मैं परिमाण कैसे निकालते हैं, अपन ने सीखा भी है। परिमाण निकालने का सीधा सा तरीका है, ए की लंबाई निकालो, और ए की लंबाई के लिए आपको बताया गया है कि आई कैप के गुणांक, जे कैप के गुणांक और के कैप के गुणांक का आप क्या कर देना, स्क्वायर कर देना। तो सबका जब आप स्क्वायर करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, √3। तो देखो आपका ए कैप कैसे आ गया, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप बटे में क्या आ जाएगा, √3। तो यहां से देखो ये क्या हो जाएगा, 1/√3 आई कैप। देखो किसी का भी यूनिट वेक्टर वेक्टर ही होता है, आई कैप, जे कैप, के कैप मिलेंगे, डायरेक्शन होती है उसके अंदर। और देखो कैसे निकलता है, ये ऐसे हो गया सदिश, देखो 1/√3 जे कैप हो गया और 1/√3 के कैप हो गया। अब इस बंदे ने एक बात बोली है कि भाई हमारा मैग्नीट्यूड क्या आ रहा है, एक आ रहा है। तो इस चीज को क्लियर करके देखते हैं कि मैग्नीट्यूड इसका कैसे एक आ सकता है। देखो इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो वही शर्त, आप बताओ अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो अपन ने क्या सीखा था कि आप रूट लेना, रूट के अंदर इसके गुणांक का स्क्वायर करना। तो 1/√3 का आप स्क्वायर करना, इधर भी इसका स्क्वायर करना, और सेम कहानी इधर भी इसका स्क्वायर करना। जब आप स्क्वायर करोगे तो देखो आपको क्या मिलता है, यहाँ मिलेगा 1/3, 1/3 और 1/3। अतः जब आप इसको निकालोगे तो क्या आ जाएगा, 3/3, काटोगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो बताओ इसमें परिमाण क्या आ गया, 1 आ गया। ऐसे सवाल आएंगे आपसे, ऐसे ही पूछेगा कि भाई ये ए कैप है तो ए कैप सदिश बताओ, एकांक सदिश बताओ। तो आपको ऐसे ही निकालना पड़ेगा जैसे मैंने निकाला है, ए कैप एकांक सदिश ऐसे निकाला जाता है। तो यहाँ पे एक चीज़ ये क्लियर हो जाती है। अब कुछ छोटी छोटी सी डेफिनेशन और है जिनको अपन इस तरह से लिख सकते हैं। देखो नंबर 3 पे एक डेफिनेशन दी है जिसको बोला है सह आदिम, यानी को इनिशियल। इंग्लिश वाले वर्ड से याद रखना, इसका हिंदी नाम ऐसा ही है, को इनिशियल। सह आदिम, सह मतलब साथ साथ, आदि मतलब जिसका प्रारंभ हो, जिसका प्रारंभ कहाँ से हो, साथ साथ हो, उसको कहते हैं सह आदिम। सीधी सी बात है, इसके अंदर यही बोला है, 2 या 2 से अधिक वेक्टर जो एक ही बिंदु से प्रारंभ हो। जैसे कि मान लो मैंने एक वेक्टर ऐसा बना दिया, ये ए वेक्टर है, और ऐसे ही मैंने एक वेक्टर यहाँ बना दिया, ये मेरा बी वेक्टर है। तो ऐसी कंडीशन में ए बी वेक्टर एक ही पॉइंट इससे स्टार्ट हो रहे हैं, इनका प्रारंभिक बिंदु एक ही है और अंतिम बिंदु अलग अलग है। जैसे कि मान लो इस वाले में मैं बोल देता हूँ ये बी है और इस वाले में बोल देता हूँ सी है। तो देखो ए वेक्टर बी वेक्टर का अलग अलग हिसाब है, ओ प्रारंभिक है, सी अंतिम है, ओ प्रारंभिक है और उसका क्या है, बी अंतिम है। या फिर इसको एक काम करो, इसको ए बोल दो और इस वाले को बोल दो बी, अब बिल्कुल सेट बैठेगा, देखो है ना। तो इसमें जिनका प्रारंभिक बिंदु सेम होता है और अंतिम बिंदु अलग अलग हो, जो एक जगह से प्रारंभ हो, वो कहलाते हैं अपने कैसे, सह आदिम। तो इस तरह से आपको दिमाग में रखना होगा। अब देखिए यहाँ पे एक आता है संरेख और एक आता है समान सदिश और एक होता है नेगेटिव वेक्टर। तो इनको और देख लेते, देखो अपन यहाँ पे देखिए जरा ये क्या बोल रहा है, इसमें एक केस क्या बोला है अपने से, देखो नंबर कितना हो गया अपना 4। एक केस क्या बोला गया है, यहां पे देखिए अपन देख रहे हैं संरेख क्या है। संरेख कोलिनियर कह दूं कि पैरेलल कह दूं, देखो संरेख में 2 चीजें होती हैं, संरेख है पर दिशा अलग अलग है, संरेख है पर दिशा एक है। संरेख है दिशा अलग अलग है, इनको बोलते हैं संरेख और असमान वेक्टर। और संरेख है और दिशा, तो देखो इसमें अपन 2 टाइप फैला सकते हैं ऐसे। मान लो एक वेक्टर ये है ए वेक्टर और दूसरा वेक्टर ये बना दिया मैंने यहाँ पे, ये इधर जा रहा है बी वेक्टर।
अब ये एक ही लाइन में है दोनों वेक्टर पर, इनकी कार्य क्षेत्र रेखा एक ही है, पर इन दोनों की कार्य क्षेत्र रेखा के एक होने के साथ साथ क्या हो रहा है, एक ही डायरेक्शन में है, तो समान संरेख वेक्टर, ये सॉरी समान संरेख सदिश हो गए। और अगर मान लो ऐसे होते, ये इस तरह से ए में जा रहा है और ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये वाला वेक्टर, तो ये बी वेक्टर हो गया और ये ए वेक्टर हो गया। तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे हुआ क्या है, यहाँ पे ये हुआ है कि ये एक ही कार्य क्षेत्र रेखा के अंदर आ रहे हैं, एक्स एक्सिस की तरह मान लो, या एक ही डायरेक्शन में मान लो, मतलब सॉरी एक ही कार्य क्षेत्र में मान लो, पर इनके साथ हो क्या रहा है कि इनकी डायरेक्शन कैसी है, अलग अलग है, इसलिए बोलते हैं असमान संरेख। मैं बता दूं इसके अंदर जो काम की चीज है वो ये है पैरेलल वाली। संरेख कह दूं सदिश के अंदर या फिर कह दूं पैरेलल, बात एक ही है, समांतर। क्या बोला गया है देखो, वैसे एनसीईआरटी की डेफिनेशन देखते हैं। दो सदिश ए वेक्टर, अच्छा नीचे नहीं, ये वाली, दो या दो से अधिक एक ही रेखा के समांतर हो तो वो संरेख कहलाते हैं। एक ही रेखा के समांतर हो, ये लाइन है, एक वेक्टर इधर है, ये ए हो गया, दूसरा वेक्टर मैंने ये बना लिया, ये बी हो गया। लाइन तो एक ही है, इसी के तो क्या चल रहे हैं, ये इसी के तो क्या चल रहे हैं, ये समांतर चल रहे हैं, ये देखो इसी के समांतर चल रहे हैं। ये लाइन ऐसी है, ये लाइन ऐसी है दोनों डायरेक्शंस में, ये इसके यहाँ चल रहा है, ये इसके यहाँ चल रहा है, पर समांतर तो एक ही के चल रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में ए और बी वेक्टर कैसे होंगे, समांतर होंगे। अब मैं बता दूं समांतर रेखाएं जब आपने सीखी थी तो ये सीखा होगा, एक लाइन छोटी दूसरी बड़ी हो सकती है, ये मान लो 2 की है तो ये 4 की हो सकती है, हो नहीं सकती क्या। तो देखो समांतर और संरेख के लिए आपको एक प्रतिबंध याद रखना है, रट लेना है, काफी काम में आएगा। ए वेक्टर हमेशा कैसे होगा, लैम्डा बी वेक्टर के। लैम्डा मतलब उसका आधा हो सकता है, उसका दुगुना हो सकता है, इसका चौगुना हो सकता है, कार्य क्षेत्र एक ही है तो बस इसमें यही संबंध हो सकता है कि 1/4, 1/3 भाग, 1/2 भाग एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का होगा, तो इसको बोलेंगे ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। आप समांतर के लिए याद रखना, यहाँ कोई नोटेशन नहीं दे रखे हैं और सवालों में और ज्यादा अच्छा क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे एक आता है ऋणात्मक। ऋणात्मक वेक्टर के लिए अपन देखो एक चीज ले सकते हैं इसके अंदर भी, देखो यहाँ पे अपन इसके लिए बना देते हैं ऋणात्मक का क्या सीन है। ऋणात्मक सदिश क्या होता है, देखो ऋण से क्या मतलब होता है, अगर कोई चीज 2 है तो उसका मतलब होता है ऋण का 2 यानी -2, उसका ऋण क्या होगा, -2। अगर किसी का वजन 2 किलो है तो दूसरा भी 2 किलो वजन का होना चाहिए, पर +2 और -2 का मतलब क्या है, उनके जो गोल हैं, उनकी जो थिंकिंग है पॉजिटिव और नेगेटिव है, मतलब दिशाएं अलग अलग हैं, डायरेक्शन दोनों की अलग है, पर वजन में क्या है, मैग्नीट्यूड में क्या है, वो समान है। तो देखो यहाँ पे जो अपने सॉरी ऋणात्मक सदिश को अपन पढ़ रहे हैं, तो इसमें हम ये बोल सकते हैं जैसे कि सपोज दैट ये मान लो आपका ए वेक्टर है जिसको हमने ए बी से डिफाइन किया हुआ है, ये हमारे पास एक सदिश है ए बी वेक्टर, तो इसके ऋण सदिश का क्या होगा, सेम मैग्नीट्यूड होगा, उसका भी परिमाण ए ही होगा, उसका परिमाण ए भी होगा वही, पर इसमें फर्क क्या पड़ जाता है, डायरेक्शन चेंज होगी, ये क्या हो जाएगा, बी से ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसमें, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं बी से ए, तो बी ए वेक्टर, ए बी वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर क्या होगा, नेगेटिव वेक्टर होगा बी ए वेक्टर। इसमें क्या हो रहा है, इसका प्रारंभिक बिंदु, ये प्रारंभिक बिंदु है और ये क्या है, अंतिम बिंदु है। ऐसे इसमें क्या हो रहा है, इसका ये क्या हो जाएगा, प्रारंभिक बिंदु हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा, अंतिम बिंदु हो जाएगा। अगर इनके टर्मिनल चेंज कर दिए जाते हैं तो वो वेक्टर ही एक दूसरे के क्या होते हैं, ऋण वेक्टर होते हैं। जैसे कि इसको अपन बोल देंगे, अगर ये ए वेक्टर है, ए बी वेक्टर, तो बताओ ये कैसा हो जाएगा, -a नहीं हो जाएगा क्या, बी ए वेक्टर। देखो आप, वही ए तो सेम रहा पर डायरेक्शन चेंज हो गई, प्लस और माइनस, ठीक है। तो इस तरह के अगर आपको कोई भी वेक्टर दे दे और उसके टर्मिनल को आपको घुमाना पड़ जाए तो आप उसके ऋण वेक्टर पे पहुंच जाओगे। अगर मेरे को बी ए वेक्टर को सही करना होगा तो बी ए वेक्टर किसके बराबर होगा, देखो बी ए वेक्टर बराबर होगा, देखो टर्मिनल घुमाने के लिए माइनस लग जाएगा ए बी वेक्टर के, इसके बराबर हो जाएगा ये ए बी वेक्टर के। क्लियर बात है। ए बी वेक्टर का क्या हो जाएगा, एक तरह से हम बोलें अगर ए बी वेक्टर है तो दूसरा ए बी वेक्टर में टर्मिनल घुमाओगे तो माइनस लग जाएगा। आपको डायरेक्शन या टर्मिनल चेंज करने के चक्कर में उसी को आपको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर इन दोनों का आप जोड़ करके देखोगे तो आपको पुनः क्या मिल जाएगा, 0 वेक्टर मिल जाएगा। अगर ए वेक्टर में -a वेक्टर जोड़ूंगा तो क्या मिलेगा, 0 वेक्टर मिल जाएगा, यानी वो
आपके पास कैसे हो जाएंगे, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु संपाती यानी जीरो वाला केस हो जाएगा। तो यहाँ पे ऋण वेक्टर का कोई खेल नहीं है। वैसे याद रखो, अगर ए वेक्टर कोई वेक्टर है तो उसका माइनस ए क्या होता है, ऋण वेक्टर होता है। ए भी है तो उसका क्या हो जाएगा, माइनस का क्या कर देंगे हम, बी है। ए भी बराबर किसके होगा, माइनस का बी है। आप इसको आराम से ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर ये टर्मिनल घुमाओगे तो वापस पुनः ए मिल जाएगा इसके अंदर। तो यहाँ पे थोड़ा सा अवेयर रहना, हालांकि कोई इतना ज़्यादा खास नहीं है, इंपॉर्टेंट, खूब क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे ही बोला हुआ है देखो, बी ए वेक्टर बराबर माइनस के ए बी वेक्टर। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके अंदर समान आव्यूह। समान आव्यूह वाला आपको अच्छे से समझना होगा। समान आव्यूह का मतलब क्या होता है, ए वेक्टर बी वेक्टर के कब बराबर होगा। याद करो वेक्टर की परिभाषा से, दोनों के क्या होने चाहिए, मैग्नीट्यूड सेम होने चाहिए। वेक्टर की परिभाषा क्या है, उसके पास दिशा भी होती है और उसके पास क्या होता है, परिमाण भी होता है। अगर उसके पास दिशा भी है और परिमाण भी है तो ऐसा वेक्टर क्या कहलाता है, समान परिमाण वाला हो जाता है ना। वेक्टर कैसे हो जाएंगे, देखो अगर ये वेक्टर इसके बराबर है तो पहली बात परिमाण वाली कंडीशन सही होनी चाहिए। दूसरी बात कौन सी होनी चाहिए, एक ही दिशा में होनी चाहिए। एक ही किस में होनी चाहिए, दिशा में, एक ही दिशा में होनी चाहिए। या फिर तीसरी बात कह दूं, वो कैसे होने चाहिए, सीधी ढाई टप्पे की बात, समांतर। कैसे होने चाहिए, समांतर। अभी इसके अंदर कुछ टॉपिक और चलते हैं। वेक्टर का सपोर्ट यानी वेक्टर की अभिदिशा। वेक्टर की अभिदिशा से मतलब क्या होता है, जैसे यहां पे पता लग रहा है ए से बी, प्रारंभिक से अंतिम, ये ए बी इसकी क्या हो गई, अभिदिशा हो गई। तो इसको बोलते हैं वेक्टर का सेंस यानी अभिदिशा। तो कुछ टॉपिक और चलते हैं, अब हटा दिए गए हैं तो उसके बारे में चर्चा करो, या एनसीईआरटी की जो लाइन चल रही है उसके हिसाब से चलो, वो बेटर है। वहां पे क्या है कि पुराने कोर्स के अंदर ये सारी चीजें डिटेल्ड दे रखी थी। अभी ये सब क्या है कि एग्जाम टाइम, रिवीजन टाइम देखने की ज्यादा बातें रहती हैं। फिलहाल अपन एनसीईआरटी की लाइन है जो कवर कर रहे हैं। तो इसके अंदर देखो यहाँ पे क्या है, मोस्टली अगर इसको देखो तो क्या है, ये देखो समान में बोला गया है ए वेक्टर बराबर बी वेक्टर से इसे बताते हैं, परिमाण और दिशा समान होनी चाहिए। तो हम तो यही कह रहे हैं, जैसे आव्यूह में क्या होता था, समान आव्यूह वहां भी चलते थे, फिर डिटर्मिनेंट में आ गया और वही चीज वेक्टर में आ गई, आती जाएगी। ये तो नियम एक ही है, वेक्टर की परिभाषा दिशा और परिमाण को लेकर के है। तो यहाँ पे बोलो दो वेक्टर जब भी समान होंगे जब तो उनके क्या हो, परिमाण समान हो, जब उनकी क्या हो, दिशा समान हो। दिशा मतलब ए कैप बी कैप वो समान आने चाहिए उनके, ठीक है ना, किस डायरेक्शन में वो समान आने चाहिए। तो यहाँ पे ये अपने पास ये सारा टाइटल बन जाता है। अब देखिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं जिनसे आप इनकी स्थिति को क्लियर कर सकते हो। देखो एग्जाम्पल को देखते जाओ, सवाल वैसे ही क्लियर हो जाएंगे इसके। देखो यहाँ पे क्या बोला है, दक्षिण से 30 डिग्री पश्चिम की ओर। तो देखो दक्षिण क्या है, ये रहा साउथ, और इससे 30 डिग्री पश्चिम की ओर वेस्ट की तरफ ये घूम रहा है। और यहाँ पे कितना चला है, 40 किलोमीटर इसने विस्थापन लिया है। देखो 40 किलोमीटर इसका परिमाण हो गया और 30 डिग्री कोण के साथ दिशा हो गई पश्चिम में। तो बताओ आप इसको ओपी वेक्टर बोलेंगे नहीं बोलेंगे, ये जो बन रहा है वेक्टर तो हो गई भाई, सीधी सी बात है, दिशा भी है और परिमाण भी है। तो ये चीज ऐसे हो जाती है। अब बोला निम्न मापों को अदिश और सदिश के रूप में व्यक्त करो। 5 सेकंड बोला टाइम है, 5 सेकंड टाइम है तो कैसा है, अदिश है। फिर आ जाओ इसमें देखो 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ये आयतन का सिंबल है, किसका है, आयतन का। तो आयतन भी कैसा है, अदिश है, वो लिखाई थी डिटेल, उससे मैच खा रही है देखो सारी। 10 न्यूटन, अब ये किसका सदिश, देखो 10 न्यूटन जो बोलते हैं ये वर्ड क्या है, 10 न्यूटन बल है, बल है, तो फिर बल कैसा है, सदिश है। फिर आ जाओ 30 किलोमीटर पर आवर, ये क्या हुई, स्पीड, और स्पीड यानी गति यानी चाल, ये क्या कहलाएगी आपकी, अदिश कहलाएगी। अब आ जाओ 10 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, इसको समझो आप, ग्राम मतलब मास और सेंटीमीटर क्यूब जो रखा है वो क्या है, आयतन। एम अपॉन वी क्या होता है, डेंसिटी, डेंसिटी क्या बोलते हैं, घनत्व। तो ये वाला बोलो क्या हो जाएगा, आदेश हो जाएगा। इसको अपन ने वैसे ही लिखा है। यहाँ पे आ जाओ, इसमें क्या बोला हुआ है, देखो इसने यहाँ पे बोला हुआ है वेग। अब वेग का क्या है, 20 मीटर पर सेकंड। अब बताओ एम अपॉन एस किसकी यूनिट है, वेग की है ना। तो वेग कैसा हो जाएगा अपने पास, सदिश। कितने कलाकार है यूनिट बना के देते हैं, मतलब इस चैप्टर को करने के लिए फिजिक्स की नॉलेज पूरी तरह से जरूरी है। वो यूनिट को खेल फिजिक्स में ज्यादा है, मैथ में भी लगती है, ऐसी कोई बात नहीं है। पर तो कितने कलाकार हैं, इसको यूं नहीं दिया बच्चों को, ये बताओ बेटा वेग कैसी राशि है, नहीं देंगे, वो यूनिट के हिसाब से देंगे। टायर पंचर आ दूंगा, क्योंकि जिसको यूनिट पता नहीं है वो फंस गया। क्षेत्रफल में हमेशा स्क्वायर चलता है, लंबाई में हमेशा मीटर सेंटीमीटर इस तरह की चीजें चलती हैं, और जैसे ही आयतन की बात करता है तो क्यूब हो जाता है सब पे। तो ये यूनिट हमेशा याद रखें। अब देखो आओ दूसरे पे चलते हैं। एक डायग्राम दे दिया, इसके अंदर बोले संरेख। संरेख का मतलब क्या होता है, या तो एक ही रेखा में मिले या समांतर मिले। अब बताओ जो एक ही डायरेक्शन में चल रहे हो वो समांतर कहे जा सकते हैं। ए की डायरेक्शन इस साइड है, सी की डायरेक्शन इस साइड है, और देखो ये दोनों पैरेलल से हो रहे हैं ना, ये दोनों पैरेलल से हो रहे हैं, नहीं हो रहे।
तो ये डेटा इसके अंदर आ गया, ए और सी क्या है, संरेख है। अब एक कमाल की बात बताऊं, ए चल रहा है इस डायरेक्शन में, चल रहा है नहीं चल रहा, और ये डी चल रहा है इस डायरेक्शन में, लाइन वही पकड़ी हुई है, बी की तो कैसी है, ऐसी है, बी की तो कैसी है, इस डायरेक्शन में है, और डी की कैसी है, इसी लाइन को आगे बढ़ा करके इस डायरेक्शन में। पर एक बात बताओ, ये संरेख का ही तो है, इनकी एक्शन लाइन तो एक ही है, तो बोलो ए बी डी, ए सी डी, ये सॉरी सी है, ये क्या है, ये सी, तो ए सी डी क्या होंगे, संरेख होंगे। यूं मत कहना साहब अपोजिट डायरेक्शन में गए, वो पैरेलल लाइन, एक ही पैरेलल लाइन के तो सापेक्ष चल रहे हैं, तो ये ध्यान रखना ये क्या होंगे, ए सी डी संरेख होंगे। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, पीछे वाले में ये 4 वाला जो हिस्सा है ना, इसकी पूंछ में ये देखो वही एक्शन लाइन है। एक्शन लाइन कौन सी, इस लाइन के सापेक्ष ये दोनों समांतर गति कर रहे हैं, तो अपन क्या बोल सकते हैं, ये संरेख होंगे। समान सदिश किसे कहते हैं, दिशा सेम और उसका परिमाण सेम। तो देखो ए और सी एक अच्छे एग्जाम्पल है, डायरेक्शन सेम है और परिमाण भी लगभग दोनों का 4 का ये शेप है वो सेम आ रहा है, तो ये परिमाण भी सेम है और दिशा सेम है, तो ये दोनों हो जाएंगे। सहआदिम एक ही बिंदु से प्रारंभ होने वाले सदिश, तो देखो डायग्राम के अंदर ये एक वो बिंदु हो गया, इससे एक जा रहा है बी, ये गया, एक जा रहा है सी और एक जा रहा है डी, तो बोलो एक कॉमन पॉइंट है कि नहीं इनका, तो ये सहआदिम वाला पॉइंट हो गया, तो बी सी डी कैसे हो गए, सहआदिम हो गए। सेम पंच पे ये वाली एक्सरसाइज दे रखी है आपको, देखो उत्तर से 30 डिग्री पूर्व 40 किलोमीटर विस्थापन, बोलो इसका आलेखीय निरूपण कैसे करेंगे। इसका आलेखीय निरूपण करते टाइम आपको सीधा सा दिमाग लगाना है, इसके अंदर आलेखीय निरूपण करेंगे तो अपन बोलेंगे ये अपनी न्यूज बना रहे थे, उसमें ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया साउथ, ये हो गया वेस्ट। अब क्या बोल रहे हैं, उत्तर पश्चिम में 40 किलोमीटर चल रहा है, कहां से चल रहा है, उत्तर से पूर्व की ओर चल रहा है, सॉरी कहां से चल रहा है, ये उत्तर से पूर्व की ओर, तो ये उत्तर से पूर्व की दिशा में चला देंगे। और यहाँ पे ये हो गया कितना तक, कितने डिग्री बोला है इसने, उत्तर से पूर्व 30 डिग्री। आप ये धनात्मक ऋणात्मक मत देखना, फिलहाल के लिए इसको देखना, ये हो गया एनी, उत्तर से पूर्व एनी डायरेक्शन बैठ रही है इसकी, नॉर्थ और ईस्ट। अब इस डायरेक्शन में डायरेक्शन तो मिल गई अपन को, मैं खुद ही बोल रहा हूँ डायरेक्शन बैठ रही है, ये डायरेक्शन हो गई, और विस्थापन में कितना चल रहा है 40 किलोमीटर, ये मैग्नीट्यूड हो गया। तो बताओ ये वाली जो राशि है आपके पास, ये वाली जो राशि है वो कैसी हो जाएगी, सदिश राशि हो जाएगी, ये चीज क्या हो जाएगी अपने पास, वेक्टर हो जाएगी। अब कुछ लिस्टिंग दे रखी है जिनके आंसर आपको पता होने चाहिए। 10 किलोग्राम बताओ इसको किस में रखेंगे, बोलो फटाफट जल्दी बोलो, 10 किलोग्राम किसमें बोलेंगे, स्केलर अदिश, ऐसे लिख देता हूं। फिर बताओ 2 मीटर उत्तर पश्चिम क्या हो जाएगा, वेक्टर वी हो जाएगा। 40 डिग्री दिशा है क्या इसमें, नहीं है ना, तो क्या बोलेंगे इसको, स्केलर अदिश। 40 वाट शक्ति, शक्ति शक्ति आप कोई शक्ति लगाते हो, शक्ति लगा करके उसको धक्का दिया, इसमें दिशा आती है कहीं पे आपके, शक्ति क्या बोल दो इसको, ये पहले कर चुके हैं अपन सारे, ये तो होगा रट के होंगे। तो ये कूलम्ब, ये किसका मेजरमेंट वाला होता है बताओ, आवेश का होता है, भावेश का होता है, किसका होता है ये, हाँ तो इसको किस में रखूं बताओ, कूलम्ब को, बोलो अदिश सदिश, क्यों आवेश में, भावेश में भी ये नहीं रहता, आवेश में भी ये नहीं होता। 20 मीटर ये बताओ इसमें किसकी फीलिंग है, सदिश हो गया ये वेक्टर हो जाएगा। समय कालांश, टाइम लगता हो तो समय, बोलो टाइम लगता है, समय कालांश उसके अंदर होता है कहीं पे, ये क्या हो जाएगा, अदिश बोले। दूरी, कार्य, कार्य, अरे बाबड़ो ये लो बल तो हो गया। वेग, चेक करो रे आंसर, हाँ भाई ऑपरेटर डीजे वाले जल्दी बता, और मिला लो। कूलम्ब को देख लो कहीं तुम्हें उल्टा लटकवा दे। क्या नाम है तुम्हारे ग्रुप का, डाल देता हूँ अभी मैसेज, 9:30 बजे तक क्लास है, बच्चे बैठे हुए हैं सेफली, घर वालों मैसेज मिल जाएगा। बताओ क्या है ग्रुप का नाम, क्या है 12th, हमारे ऐसा ग्रुप है उनको यही होश नहीं है हमारे ग्रुप का नाम क्या है। ये 12th ट्यूशन गर्ल है, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट कर रहा है इसमें, लिख रहा हूँ 9:26 हो रहे हैं ना इस टाइम, अपन अभी और थोड़ा सा 15 मिनट और पढ़ेंगे तो उतना ही टाइम लिखना है इसमें। बाकी का आप सबूत के लिए ये आवाज जो रिकॉर्ड हो रही है वो आप दिखा सकते हो घर वालों को, देखो
सर ही बोल रहे थे 15-20 मिनट और पढ़ेंगे। मैं 9:45 डाल रहा हूँ, आप लोग यहाँ से फ्री हो जाएंगे। लड़कों को तो कोई टेंशन नहीं है ना, आजाद मुक्त निर्मुक्त। तेरे घर वाले लगे हुए पीछे, घर वालों को यकीन है, कोई टेंशन नहीं है। पचपन मिनट की हुई है पूरी सी, इतनी स्पीडली तो चले हैं इसके अंदर अपन, ऐसे रिविजन से चल रहा है, धड़धड़ धड़धड़ भग रहा है यही। जाओ पी लो साइड में से, बाहर नहीं जाना, यही तो है। कहीं जा रहे हो क्या? पूछूं, जाओ जाओ जाओ, 2 मिनट में इनसे पूछता हूँ सदी सदी सही है कि नहीं है ये। अल्लाह बुक देना। तू भी पानी पिएगा अभी? बाहर नहीं जाना, यहीं जाना है। इसका लगा रहा भग गया, बताओ। मैं पूछ रहा, पूछ नहीं रहा, आजा तू वापस, कोई बात नहीं, आजा। मैं तो उत्तर देख रहा हूँ इसमें। ये कौन है भाई? दादा क्या कर दिया? भाई ऐसे मत करो, रणजीत सर का माथा खराब हो जाता है, उनकी चीज को कोई क्षति पहुंचा दे सोई। मुझे नहीं पता था ये अचानक प्लान बना। मैं ये सोचा, देखो मेरी बात सुनो, मैंने ये सोचा कि यार ले इसमें थोड़ा सा फायदा हो जाएगा कि यार इसको करा देंगे तो पूरा, और कोई नहीं था वैसे दिक्कत। ओहो बहुत धन्यवाद। पानी फेंक दूंगा, नींद आ रही हो तो। मैं भी जाता घूमने, उससे क्या है। मैंने तो फटाफट फटाफट खींच दिया, रिवीजन हो गया एक तरह से। तुम लोगों को छोड़ा हुआ था ना, तुमने छोड़ा हुआ था ना, पढ़ा कहा था। इन्होंने तो पढ़ लिया, खैर उसकी बात अलग होती है। देखो आज तो स्पीडली खींचा है, नहीं तो ये 3 दिन से अपन इसको पढ़ रहे हैं। ये तो उड़ गए अभी, 1 घंटे की रिकॉर्डिंग नहीं हुई है पूरी। वो क्या है, इस दिन इंग्लिश चलती रहती है ना, इस वजह से डिस्टर्ब होते थे। मुझे वो जो इंग्लिश मीडियम वाले बैठते थे तो मुझे ये दिक्कत आती थी कि अगर इसमें है तो मैं दोनों का लिख दूं, इंग्लिश वाले का तो बता दूं, हिंदी वाले का बोल दूं, एक ही भाषा बोल ले, उधर हो जाता काम। ये फिर उनका इंग्लिश मीडियम में करा देते फुटेज। वैसे बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है मैथ के अंदर इतना ज़्यादा लैंग्वेज में घुसना भी डीपली। भाई क्या हमारे सवाल आते ना उस हिसाब से लैंग्वेज जरूरी है। सवाल आए घूम फिर के अपन हो जाए बावड़े, भैया क्या कर रखा तुमने, क्या सुविधा ले रहा है यार, इधर कर दे थोड़ा सी।
आगे रह गई। खो तो नहीं गए? किसी को कॉल करना हो, घर वालों को ज्यादा दिक्कत आ रही हो तो कॉल कर लो भाई। चले इसके अंदर देखो, चल ही रहे हैं अपन तो। देखो इसमें क्या है, इसमें कुछ क्वेश्चन पूछे हैं कि इसमें सह आदिम कौन सा है। अब देखो यहाँ पे पूछा है, पहला तो क्या पूछा है इसने, सह आदिम कौन सा है। देखो इसके अंदर सह आदिम कौन सा है। आदम खोर नहीं देखना है, सह आदिम देखना है। आदम खोर तो आदमी होते हैं, तू कहां से हो गई। मादा आदम खोर बोलना पड़ेगा तुझे फिर। देख यहाँ पे तो पूरा दिमाग लगा, इधर देख। से आदिम का मतलब होता है साथ साथ जिनका उद्गम कर हो रहा हो किसी एक पॉइंट से। तो ऐसे कौन से वेक्टर है जो एक पॉइंट से साथ साथ उद्गम बता सकते हैं अपना, देखो ऐसे कौन से हैं जिनसे अपन बोल दे कि साथ साथ उद्गम हो रहा हो, बताओ। ए और डी पे तो यहां लगा दूं एक, तो ये सही रहेगा। तो आंसर क्या होना चाहिए, ए एंड डी वेक्टर। ऐसे किताब में बी वेक्टर दे रखा है ना, इसमें कंफ्यूज हूं मैं। या तो डायग्राम को चेंज करना पड़ेगा, नहीं अपने डायग्राम के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए। एग्जांपल में देखा था अपन ने, यहीं से शुरुआत है, ए वेक्टर इधर जा रहा है, डी वेक्टर इधर जा रहा है, एक बिंदु है। यहाँ पे गड़बड़ हो रही है, देखो ए वेक्टर जा तो रहा है पर कैसी डायरेक्शन है फिर उसकी, देखो उल्टी। नहीं बैठेगा ना सीन। अरे आने नहीं चाहिए, जाने चाहिए ना उससे निकल के, यही तो बोलना चाह रहे हैं अपन। सह आदिम का मतलब क्या होता है, आने की बात नहीं है। आदिम मतलब आदि जिससे प्रारंभ हो रहा हो उसका वेक्टर का। यहाँ उल्टा सीन हो रहा है। आ जाओ, छोड़ो इतना ज्यादा सीरियस मत लो। सेकंड सवाल क्या बोल रहा है उसको देखो। इसने बोला है समान कौन कौन से होंगे। समान में क्या होना चाहिए, डायरेक्शन सेम होनी चाहिए और परिमाण ये वर्ग की भुजाएं देखो एक तरह से। तो बोलो, उधर अच्छा आ रहा है ना। ये ठीक आ रहा है। देखो यहाँ पे क्या समान क्या होगा, ये देखो इसकी डायरेक्शन देखो आप, ये रही, और ये दोनों समान है। तो बताओ कौन कौन से समान हो जाएंगे, डी वेक्टर एंड क्या है ये, बी वेक्टर। इस मन आप सुन लो, तीसरा क्या बोल रहा है, संरेख बोल रहा है। ये क्या बोल रहा है, संरेख परंतु असमान। तो देखो संरेख में खुद नहीं कहती पहले, कैसे, असमान। असमान का मतलब डायरेक्शन अलग होगी उसकी। तो देखो संरेख का मतलब क्या होता है, जो एक ही पहला लाइन को फॉलो करे, जो एक ही पहला लाइन को फॉलो करे। तो ए और डी, ए और सी ऐसे नहीं है क्या, बताओ। संरेख और समान बोलता तो डी और बी होते। अगर मैं यहाँ पे यूं पूछ लेता संरेख और समान, तो आप क्या बोल के आते, संरेख और समान बोल के आते डी वेक्टर एंड कौन से, बी वेक्टर। इसने पूछा है समान बताओ, इसमें क्या आंसर लिख के आएंगे अपन, ए वेक्टर एंड कौन सा वेक्टर, सी वेक्टर। क्लियर है। तो ये वाला सवाल अपना ऐसा हो जाता है। अब कुछ ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चंस और दे रखे हैं इसमें, जो मुझे लगता है थ्योरी से ही क्लियर हो जाएंगे, पढ़ने की जरूरत नहीं है। सही है ना, वो थ्योरी से ही क्लियर है। देखो इसमें क्या है, सत्य सत्य पूछा है, ए वेक्टर तथा माइनस ए। देखो ये है पांचवा सवाल, ए वेक्टर तथा माइनस ए संरेख होते हैं क्या। सीधी सी बात है, ए वेक्टर ये रहा और माइनस ए का मतलब समझ रहे हो आप, ये ऐसे, तो संरेख होंगे ना। अरे संरेख तो हो जाएंगे पर कौन से वाले हैं, असमान वाले। तो इस पे तो ट्रू लिखा ना आप, बाकी के सारे फाल्स हो जाएंगे। दो संरेख सदिशों का परिमाण सदैव समान होता है, जरूरी नहीं है। चित्र देखो, ये ए वेक्टर हो गया और ये दूसरा बना दिया मैंने बी वेक्टर, तो इनके मैग्नीट्यूड बराबर नहीं होंगे, जरूरी नहीं है ना। तो ये वाला फाल्स कर देना आप इसमें। नंबर थर्ड में क्या बोल रहे हैं, समान परिमाण वाले दो सदिश संरेख होते हैं। अरे समान परिमाण देखो, इसका
और मैं यूं कह दूं ये दूसरा वेक्टर है इसका, तो ए वेक्टर का परिमाण बी वेक्टर के बराबर आ सकता है, संरेख हो जरूरी नहीं है। तो ऐसे में इसमें भी क्या लिख के आएंगे, फॉल्स। नंबर 4 रह रहा है एक, देखो जरा क्या है, समान परिमाण वाले दो संरेख सदिश समान होते हैं। अब देखो ये क्या बात हुई, समान परिमाण है पर डायरेक्शन तो अलग अलग है। इसी डायग्राम को देख लो, डायरेक्शन तो अलग अलग है, समान परिमाण है, पर ये भी कोई जरूरी नहीं है, फॉल्स हो जाएगा। चले भाइयों, सदिश योगफल, इतनी सारी रामायण की बजाय अपन इसके अंदर क्या काम में लेंगे, देखो सदिश योग का अपन अगर हिसाब किताब देखें, क्या हो गया, कुछ भी बना लेता हूं मैं, तो ये त्रिभुज नियम पढ़ रहे हैं अपन इसका, सदिश योग का त्रिभुज नियम, इसको देखना जरा। इसके अंदर क्या करेंगे अपन, आप तो ये मान लो यहां पे पढ़ रहे हैं सदिश योग, और इसका कौन सा नियम पढ़ रहे हैं, त्रिभुज नियम। ध्यान देखना, यहां से आपका स्टार्ट है टॉपिक, यहां से स्टार्ट है आपका, कुछ कराया है कुछ नहीं कराया वो देख लो आप एक बार। ये मान लो अपन इसकी तरह चले, देखो ये डायरेक्शन, ये बना दिया मैंने ए है, ये बना दिया मैंने बी है, ये बना दिया मैंने सी है। बहुत आसान सा नियम है, क्या कह रहा है, अगर किसी त्रिभुज की एक भुजा को इस सदिश से निरूपित कर दिया जाए, उस दिया है क्या नाम, नहीं दिया, ए बी वेक्टर हो गया, और इसी फ्लो में आगे बढ़ता हुआ बी सी वेक्टर है जिसको दूसरी संलग्न भुजा से निरूपित कर दिया जाए। तो त्रिभुज की दो भुजाओं को दो सदिश से निरूपित कर दिया जाए, तो जो परिणामी सदिश होते हैं ना, ये भाई साहब खूंखार भाई साहब, ये देखो, ये परिणामी जो सदिश होता है वो हमेशा किस डायरेक्शन में होगा, इन दोनों सदिश के करंट फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। कहने का मतलब है ऐसे निकाल सकते हैं अपन, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर बराबर किसके होगा, ए बी, सी ए वेक्टर नहीं बोलेंगे, ऐसे नहीं जाना है एक फ्लो में, सी ए वेक्टर ना बोल करके क्या बोलेंगे, ए सी वेक्टर। टकराती हुई कंडीशन होनी चाहिए इनकी, दो एक डायरेक्शन में और तीसरा भाई उनके खिलाफ में, ऐसा होना चाहिए। तो एक खिलाफ वाला इन दोनों के क्या होगा, बराबर होगा। तो ये सदिश योग का त्रिभुज नियम कहलाता है। देखो इसको यहां भी समझ सकते हैं, देखो यहां क्या हो रहा है, ये डायरेक्शन है ए बी वेक्टर की, ये आ रहा है सी ए वेक्टर, ध्यान दो, और ये जो चल रही है देखो कैसी चल रही है डायरेक्शन इसकी, अगर ये एक ही फ्लो में हो जाते हैं तो ये जीरो हो जाएंगे। देखो करके बताऊं कैसे, यहां इसको दूसरे पेन से कर दे, देखो ये तो नियम हो गया। देखो क्या हो जाएगा, ये ए बी वेक्टर, ये बी सी वेक्टर, और ए सी वेक्टर क्या लिख सकते हैं अपन, देखो ए सी वेक्टर डायरेक्शन चेंज सी ए वेक्टर, क्या लिख सकते हैं, सी ए वेक्टर। देखो ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर, और ये इधर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, सी ए वेक्टर बराबर क्या आ जाएगा, जीरो वेक्टर, क्या आ जाएगा, जीरो वेक्टर। समझ रहे आप कैसे, ए बी, ए से चालू बी पे खत्म, फिर बी से चालू सी पे खत्म, तो दो बार भी लिखने की जरूरत नहीं है, बी को हटा दो, ए सी वेक्टर हो जाएगा, और फिर ए सी, देखो ये दोनों मिलके क्या बना लेंगे, ए सी वेक्टर, और फिर ए से चालू सी पे खत्म और सी से चालू ए पे खत्म हो रहा होगा, तो सी भी क्रॉस कर दो बीच का, तो क्या बनेगा, ए वेक्टर, और ए वेक्टर क्या कहलाता है, जीरो वेक्टर। ठीक है ना, इसलिए एक फ्लो में होते ही सुपड़ा साफ है, इसका त्रिभुज नियम खत्म ही हो जाएगा, त्रिभुजी। ठीक है ना, तो करंट एक फ्लो में नहीं अगेंस्ट पे लगाते हैं परिणामी को, तो आप ऐसे याद रखना, ये इसके डायरेक्शन का एक रूल है, इसको बोलते हैं सदिश योग का त्रिभुज नियम। यहां बताए भी गए थे, देखो इस तरह से अगर कभी ब्रह्मांड में आपको इस तरह से सदिश दे दे, एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, इन्हें बोलते हैं मुक्त साहचर्य सदिश। क्या बोलते हैं, मुक्त साहचर्य, क्योंकि यह फ्रीडम है, और इन फ्रीडम वाले सदिशों को कहीं भी ज्वाइन कर सकते हैं, मिला सकते हैं। अब देखो यहाँ ए वेक्टर ऐसे जा रहा, बी वेक्टर ऐसे जा रहा, इन्होंने क्या करा, इस बी वेक्टर को उठा करके यहाँ लगा दिया, ये लगाया ना डॉट डॉट से, यहाँ पे लगा दिया, देखो ये मुक्त था इसलिए इसको ऐसे लगा दिया, यहाँ पे लगा दिया बी वेक्टर को। अब देखो कैसा हो गया, ए का फ्लो ऐसा जा रहा है, बी का फ्लो ऐसा जा रहा है, तो परिणामी सदिश की कैपेसिटी क्या होती है, अगर इसको अपन ए वेक्टर से बोल दें, इसको बी वेक्टर से बोल दें, तो इनका जोड़ किसके बराबर होता है, तीसरे वेक्टर के, देखो ए सी वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में किसके बराबर होता है, ए सी वेक्टर के। तो इस तरह से अपन कर सकते हैं। अब अगर देखो कि अगर यहाँ पे बात करें, इसी डायग्राम को थोड़ा और आगे तक एक्सटेंड करा गया है, और इस डायग्राम में और आगे तक एक्सटेंड किया गया है, तो देखो इसको बताया गया बी वेक्टर इस डायरेक्शन में, तो माइनस बी वेक्टर इसके उल्टे डायरेक्शन में जा रहा होगा,
सेम देखो ये AC वेक्टर इस डायरेक्शन में है तो AC वेक्टर इधर नीचे की तरफ इस डायरेक्शन में आ रहा होगा। बात भावार्थ सेम निकलते हैं। जैसे जोड़ सकते हैं इसको वैसे घटाने का नियम निकाला जाता है। जैसे अपन ऐसे नहीं निकालते थे क्या, जैसे कि मान लो 2+2 लिखता है कोई बंदा, या फिर लिखता है 4+2 इसको 6 लिखता है, तो आप सोचो कि 4 प्लस -2 कर दूं तो माइनस का नियम ऐसे ही तो होता है, 4 - 2 बराबर कितना आएगा, अब 2 आएगा। प्लस से ही तो माइनस की उत्पत्ति हुई है, उसी को समझाने की कोशिश कर रहा है। अपने लिए योग बड़ा ज्यादा काम का है। और ये देखो ये वाला मंत्र काम का है इसके अंदर, और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है इसके अंदर से, किस में क्या करोगे क्या नहीं करोगे, सीधा ये याद रखना। ठीक है, जोड़ने का नहीं याद रह गया। एक फ्लो तो तीसरा अपोजिट फ्लो, सीधी सी बात है, ऐसे रहेगा। तीनों एक ही फ्लो में, तो ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा याद रखना। जीरो वेक्टर बनेगा, क्या बनेगा, इस ऐसे देते हैं कि सदिश योग के त्रिभुज नियम को दर्शाया जा सकता है। आप बताओ किस किस रूप से दर्शा सकता हूं, A+B+AC के इस रूप से दर्शा सकता हूं, या फिर एक इस रूप में दर्शा सकता हूं। बताओ, ये भी गलत थोड़ी ना है, उसको ये बोलते हैं। या फिर इसको देखो ऐसे भी दर्शा सकता हूं, कोई एक गलत दे देगा बाकी का सेम देगा। ऐसे AB को बोल दूं BA वेक्टर, AB बराबर माइनस का BA वेक्टर, टर्मिनल चेंज। BC को बोल दूं माइनस का BC वेक्टर, सॉरी CV वेक्टर। ध्यान देना ये क्वेश्चन पे। अरे इसके टर्मिनल को चेंज कर दूं तो AB बराबर -BA दे दे पेपर में, BC की जगह -CV दे दे। यही होता है ना ऋणात्मक सदिश की परिभाषा से। तो बताओ इसको बराबर AC भी दे सकता है वो, या फिर इसको ऐसे भी तो लिख सकता है, CA वेक्टर, CV वेक्टर, BA वेक्टर। थोड़ा बहुत परिवर्तन करके सवाल दे सकता है, उससे आप पे इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। उसकी डेफिनेशन को देखना फिर जवाब देना। तो यहाँ पे देखो ये वाला आपका ये सदिश योग का नियम भी क्लियर हो जाता है। नंबर इस पे चलते, देखो यहाँ पे कहीं बोले गए, छोड़ो इसको। समांतर चतुर्भुज की उत्पत्ति ही त्रिभुज से होती है। अगर एक त्रिभुज का डबल कर दे अपन, जस्ट दुगुना क्षेत्रफल कर दे, तो समांतर चतुर्भुज बन जाता है। देखो आपको ये त्रिभुज एक दिख रहा होगा, दूसरा ये दिख रहा होगा, और इसको पढ़ने के लिए सीधा सा तरीका है। देखो इसको A वेक्टर से बोला है, इसको B वेक्टर से बोला है, तो बताओ ये वाला इसके अपोजिट डायरेक्शन में A+B होता नहीं होता। सेम अगर दूसरे त्रिभुज के अंदर जाएं तो ए वेक्टर के समांतर ये भी ए वेक्टर ही होगा। समांतर चतुर्भुज की परिभाषा क्या है कि आमने सामने की भुजाएं कैसी होती हैं, समान होती हैं। ऐसे ही अगर अपन देखें तो देखो ये वाली भुजाएं भी तो परस्पर समांतर होंगी, ये वाली देखो, ये वाली भुजाएं भी तो कैसी हैं, परस्पर समांतर हैं। अगर ये ए वेक्टर है तो वो ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है तो वो भी बी वेक्टर है। तो बताओ त्रिभुज तो उधर भी बन रहा है और त्रिभुज उधर भी बन रहा है, तो इसकी डायरेक्शन कैसी, ऐसी। फिर ये कहाँ जा रही है, यूं जा रही है एक फ्लो में, तो बताओ टकराती हुई दूसरी फ्लो में अपने आप ऑटोमेटिक आ रही है, नहीं आ रही है। तो बताओ इसको कैसे लिखेंगे, बी वेक्टर में क्या जुड़ा है, ए वेक्टर। तो यहां से एक क्रम विनिमय नियम भी सही सिद्ध हो जाता है कि AC वेक्टर के दो नाम हो गए। देखो दोनों चित्रों से, एक कह रहा है A+B वेक्टर होगा और दूसरा कह रहा है B वेक्टर प्लस A वेक्टर होगा। अगर क्रम के परिवर्तन करने से भी, योग के अंदर क्रम के परिवर्तन करने से भी डेटा सेम या बराबर आते हैं, तो वो चीज क्या कहलाती है, क्रम विनिमय। याद करो वहां भी पढ़ा है मैट्रिक्स में, A+B बराबर B+A, तो वेक्टर में भी ये बात सिद्ध है। और ये किससे सिद्ध हो रही है, समांतर चतुर्भुज से। तो ये इसका सदिश योगफल का पहला गुणधर्म हो जाता है। तो सदिश B वेक्टर के लिए A+B कर लो चाहे B+A कर लो, क्रम विनिमय का पालन करेंगे। अब इतनी रामायण को लिखेंगे नहीं हम, सिर्फ एक लाइन याद रखेंगे। इसके अंदर क्या नोट डालेंगे अपन, तो सीधा इसमें डालेंगे सदिश योग के गुण। ये आपने नहीं लिखा है, और मैं बता दूं सारा किताब में है, तो मेरे हिसाब से आप लोग क्या याद रखोगे, पहला क्रम विनिमय, सीधा यही लिखोगे आप। और क्या बोल के आओगे, माना हमारे पास क्या है, एक वेक्टर A है, दूसरा वेक्टर क्या है, B वेक्टर। तो क्रम विनिमय नियम भाई साहब आप इतना सा याद कर लेना, सीधा ही लिख के आना, कोई ज्यादा इसमें लाइन वाइन बनाने की जरूरत नहीं है कुछ भी। अब ये वाली लाइन लिख लेना, पढ़ने लिखाई नहीं है, साफ बात है। ये वाली लाइन लिख लेना, पढ़ने लिखाई नहीं थी, सीधी लाइन लिखो आप, किताब में बताई दिया वो वहां पे है। आप इस पूरी रामायण को डिराइव करने की अपन को जरूरत नहीं है। सॉरी भगवान, रामायण की तो मत कहो, है ना, इसको पूरे को लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसा रखना। ये बात छोड़नी पड़ेगी, बार बार निकल जाता है मुंह से।
ये किसकी है? इसको देख ले। तो ये कह रहा है, जैसे बताऊं आप दो चीजें मोटे मोटे याद रखो। क्रमिन में है ना, तो योग साचर्य भी होता ही है, चाहे वह सदिश है चाहे वो आव्यू है ना। योग में तो क्या होता है, साचर्य। अब आपका देखो दिमाग कैसे काम करेगा इसके अंदर। जिन बच्चों ने आव्यू वाले में ढंग से पढ़ा था इसको, साचर्य मतलब एसोसिएटिव। मैं बता दूं इसके अंदर क्या है, सहचर मतलब वही बात है, 3 डेटा होंगे इसके अंदर। क्या होंगे? 3 डेटा होंगे। और 3 डेटाओं की कहानी समझना, कहना क्या चाह रहा है देखो। चित्र को देख लो, क्या बोल रही है। अरे वेक्टरों में चाहे तो आप ए वेक्टर में बी वेक्टर जोड़ लो, तब जाकर के सी वेक्टर के पास चले जाना, रिजल्टेंट वही आएगा। और चाहे क्या कर लो, पहले आप ए को निकाल दो, बी और सी को जोड़ लो। पहले बी और सी को जोड़ लो एक साथ, फिर ए को बाहर निकाल दो, डेटा सेम आएंगे। छोटा सा एग्जांपल आप चाहें तो इसके अंदर ले सकते हो। कैसे? मान लो मैंने ए वेक्टर ले लिया आई कैप प्लस जे कैप, बी वेक्टर ले लिया मैंने जे कैप, और सी वेक्टर ले लिया मैंने इसके अंदर क्या है, ओनली के कैप। मैं अगर देखो पहले ए और बी को जोड़ रहा हूं, मैं पहले ए वेक्टर और बी वेक्टर को जोड़ रहा हूं, तो देखो जोड़ूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, आई प्लस 2j आएगा, नहीं आएगा। और फिर इसमें मैं सी वेक्टर जोड़ रहा हूं, तो मेरे पास रिजल्ट आएगा आई प्लस 2j प्लस के कैप। और अब मैं ऐसा कर दूं कि ए वेक्टर को बाहर रख दूं, आई प्लस जे को तो बाहर रख दूं, और जोड़ किसको दूं, मैं जे और के को जोड़ दूं। तो अब देखो जे और के को जोड़ेंगे तो आई तो एक अकेला है, जे कितना हो गया, 2j, और फिर क्या आ गया, के। तो बताओ दोनों पार्ट बराबर आ रहे नहीं आ रहे? तो जोड़ से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, गिनती जोड़ते हो जैसे इसको जोड़ लेना। देखो वेक्टर वेक्टर की जगह नाम प्रोनाउंस यही करोगे, पर काम तो वही हो रहा है जो बचपन में हो रहा था, छोटी क्लासों में हो रहा था, 7वीं में सिखाते थे इसको। ऐसे ऐसे जुड़ जाते हैं बेटा, ऐसे ऐसे घट जाते हैं, ठीक है ना। घटाओ पे नहीं, सिर्फ जोड़ पे साचार्य की बात कर रहा हूं मैं। यहाँ पे एक चित्र बताया गया, उससे समझाया गया, समझ लो आप। यहाँ पे इस वाले को पी क्यू को बोला है ए वेक्टर, क्यू आर को बोला है बी वेक्टर। तो बताओ पी आर इसके अगेंस्ट डायरेक्शन में होगा नहीं होगा, इसको बोल दिया ए प्लस बी वेक्टर। अब इस ए प्लस बी वेक्टर में भी डायग्राम को बड़ा करा चतुर्भुज से। और ये कौन सा भुज है बताओ इसमें, ये कौन सा भुज दिख रहा है, ये तुम्हें पंचभुज दिख रहा है? अरे 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा, चतुर्भुजी है। अब देखो आप ए प्लस बी वेक्टर है ना, इसमें एक नया वेक्टर दिया है इस डायरेक्शन में, सी वेक्टर। ये इधर से इधर जा रहा है, देखो ये इधर से इधर जा रहा है, और सी वेक्टर इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो बताओ अगला वाला इससे भिड़ेगा नहीं भिड़ेगा आकर के? अगला वाला इससे भिड़ेगा, देखो इस फ्लो में। तो ए प्लस बी प्लस सी, ये वेक्टर परिणामी इसके बराबर होगा। फिजिक्स में उल्लू बना सकते हैं सवालों में। ये चित्र दे दे, डायरेक्शन दे दे, और पूछ ले बताओ पी एस वेक्टर किसके बराबर होगा। कैसे पूछ ले इसके अंदर, पी एस वेक्टर किसके बराबर होगा। तो दिमाग लगाना, इस फ्लो को त्रिभुज नियम से जोड़ा ए प्लस बी, और इसी ए प्लस बी के फ्लो में कौन है, सी। तो परिणामी हमेशा योगफल के नियम से क्या होता है, टकराता है। तो ए प्लस बी प्लस सी के बराबर होगा, किसके बराबर होगा इसका फ्लो, पहले ए को जोड़ा, बी को जोड़ा, और उसमें सी जोड़ा। ये गलतियां मत करना, डर रहता है अक्सर की खूब पढ़ लिया फिजिक्स में और मैथ में, जब भी सुपड़ा साफ गलती बना के आए वहां पे। तो ये जुड़वा सकता है, ऐसे याद रहेगा ना। तुम्हें टकरवाना है, त्रिभुज नियम लगाना है जोड़ में हमेशा, ठीक है। बस चलते हैं, और क्या है इसमें, और क्या समझने लायक। एक अदिश से सदिश का गुणन। देखो एक डायग्राम दिया हुआ है, इसको देखना। एक अदिश से, अदिश माना है लैम्डा, सदिश माना है ए। तो ये तो है अदिश, और ये वाला है आपका सदिश, और बीच में ये निशान है जो किसका निशान है, गुणा का। ये पढ़ाना चाह रहे हैं ये। देखो क्या बोला हुआ है, ऐसे ही बोला हुआ है, निर्दिष्ट किया जाए तो ए का अदिश लैम्डा से गुणन एक धनात्मक ऋणात्मक होने के अनुसार लैम्डा ए की दिशा ए के समान अथवा विपरीत हो सकती है। लैम्डा ए का परिमाण ए के परिमाण का लैम्डा गुणा हो सकता है। देखो आप सामान्य तौर पे इसका याद रखना, गुणा कर रहे हो तो गुणा करने से लैम्डा तो क्या है, अदिश राशि है, और ए वेक्टर में सदिश मैग्नीट्यूड भी होता है, और क्या होता है, डायरेक्शन भी होती है। तो लैम्डा ए वेक्टर होगा, इसकी डायरेक्शन तो किसके अनुसार होगी पता है, जो वेक्टर होता है उसका प्रभाव रहता है।
और मैग्नीट्यूड क्या हो जाता है, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा है ना, किसका, लैम्बडा ए का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कैसे होगा, ये लिख देता हूं इधर देखो, लैम्बडा ए का परिमाण जो होगा वो क्या होगा, ए वेक्टर के परिमाण का लैम्बडा गुणा। जैसे ये ए वेक्टर था, इसका आधा कर दिया तो अब ए वेक्टर का आधा हो गया परिमाण इसका, इसका डबल कर दिया तो इसका क्या हो गया, ए वेक्टर के परिमाण का दुगुना हो गया, इसका माइनस आधा कर दिया, मतलब माइनस आधे ए वेक्टर से डिनोट कर रहा है, इसका मतलब क्या है, ए की डायरेक्शन से परिमाण तो आधा हो गया और डायरेक्शन कैसी हो गई, माइनस की हो गई, प्लस माइनस अभी लगते डायरेक्शन की वजह से। तो यहाँ इसका मतलब समझना, देखो ये आधे वेक्टर की दिशा यूं है तो इसकी यूं हो गई उल्टी, और यहाँ क्या है माइनस 2a, तो 2a की डायरेक्शन ऐसे जा रही थी, ये उल्टी हो गई, तो ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता, बस इसमें काम की बात है ये वाली, इसमें काम की बात है कि अगर लैम्बडा ए वेक्टर का परिमाण लिया जाए तो आप एक काम करना, लैम्बडा का परिमाण तो क्या ही निकालोगे, लैम्बडा 4 है तो 4 ही रहेगा, वो तो बदलेगा थोड़ी ना, तो आप उसको ऐसे कर सकते हो, लैम्बडा का परिमाण निकाल लो और ए का परिमाण निकाल लो, तो ये तो वही बात होगी ना, अपने पहले भी पढ़े हुए, अगर इसका परिमाण निकाल रहे हो तो परिमाण लैम्बडा, परिमाण ये 4 है, 4 रहेगा और ए का परिमाण निकालना पड़ेगा आपको, ऐसे काफी सवाल आएंगे। और देखो नवी पेज पे क्या है, एक सदिश के घटक, घटक को तो अगली बार करेंगे अपन, घटक अब तो नहीं हो पाएगा है ना, इस पेज को शेयर कर देता हूँ, काम आ जाएगा उस दिन, वो तो मैंने तो इसको बनाने में इसलिए, नहीं साहब अब तो जाना ही पड़ेगा आपको।